जैसा कि हम जानते हैं, महाराष्ट्र ने बहुत सारे कद्दावर नेता हमें दिए हैं और इस ऐसे ही दौर में हम एक कद्दावर नेता से बात करेंगे। आज जिनसे हम मिलने आए हैं वो ये तो सभी जानते हैं कि एक सीएम रहे हैं, फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे हैं और बड़े नेता तो ये हैं ही। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इनके रॉबस्ट एकेडमिक बैकग्राउंड की वजह से इन्हें महाराष्ट्र में कुछ लोग मनमोहन सिंह जी भी कहते हैं। आइए बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान जी से। सर, कैसे हैं आप? नमस्कार, मैं बहुत ठीक हूँ। आप लोग आए यहाँ पे, बहुत शुक्रिया। बातचीत करेंगे जरूर। सर, एक बात हमें बहुत इंटरेस्टिंग लगी जब हम पढ़ रहे थे कि साइंस में आपकी इतनी आपने की और आपका बहुत ही एक इंटरेस्ट और फैसिनेशन साइंस में है, तो ऐसा क्यों सर? देखिए, मैं एक राजनीतिक परिवार से हूँ। मेरे पिताजी और माताजी दोनों भी सांसद रहे हैं। पिताजी केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। लेकिन मेरा कोई राजनीति में जाने का कोई उस समय विचार नहीं था। ना कि मेरे माता पिता ने कोई फोर्स किया कि भाई हम राजनीति में आपको आगे चलाना है। राजनीति का आपको जो भी लाइन लेनी है, स्वीकार करनी है, आप करिए। मुझे थोड़ा साइंस में रुचि थी, तो मैंने अपने आप करके इंजीनियरिंग का स्ट्रीम सिलेक्ट किया। उस समय इंजीनियरिंग बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं था और विशेषकर राजनैतिक परिवारों में तो कोई भी इस तरफ ज़्यादा लॉ करते थे लोग, या कोई बीए कर लेता था, लेकिन इंजीनियरिंग का किसी में रुझान नहीं होता था। एक मेरा अच्छा एकेडमिक बैकग्राउंड पहले से रहा है। मेरे गांव जो कराड़, जो मेरे जगह महाराष्ट्र में जो गांव हमारा पैतृक गांव है, वहाँ मैं एक म्यूनसिपल स्कूल में मैंने पढ़ाई शुरू की। वहाँ पे 7वीं तक पढ़ा मैं। वहाँ पे 7वीं का बोर्ड एग्जाम वगैरह होता था। उसके बाद हाई स्कूल जाना पड़ता है। तो हाई स्कूल जाने की तैयारी थी। कराड़ में 2 हाई स्कूल थे। कुछ कौन से हाई स्कूल में जाएंगे, क्या पढ़ेंगे, इसका विचार चल रहा था। तो उसी दौरान मेरे पिताजी सांसद बने। कराड़ एक छोटा सा तहसील प्लेस है। उस समय तो और भी छोटा था, कुछ ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी। तो खैर मैं एक ऐसे विचार है कि अब दिल्ली जाना पड़ रहा है सांसद बनने के कारण, और दिल्ली में एक घर तो बसाना ही पड़ता है, क्योंकि 6 महीने रहना पड़ता है और 5 साल की तो बात है। तो क्यों ना हम बच्चों की पढ़ाई आगे दिल्ली कराएं, क्योंकि कराड़ में तो इतनी ज़्यादा अच्छी इंस्टीट्यूशन नहीं थे। महाराष्ट्र में उस समय पढ़ाई का जो स्टैंडर्ड था या करिकुलम था, ये नॉर्थ इंडिया से बहुत ही कम था। जो 11वीं साल में मैट्रिक होती थी, तो वहाँ पे हायर सेकेंडरी होती थी, बहुत फ़र्क था। और सारी यहाँ पे सारी हमारी जो 7वीं तक जो पढ़ाई हुई, सब मराठी में हुई। दिल्ली गए तो वहाँ पे बिल्कुल ही एक स्ट्रेंज वातावरण में गए। वहाँ पे हिंदी, अंग्रेज़ी, संस्कृत, ये सब वहाँ पढ़ाई जाती थी। और अगर मैं 7वीं पास होकर 8वीं में गया तो वहाँ किसी ने फटकने भी दिया 8वीं में, तो मेरा कोई मतलब ही नहीं बनता था। तो अब जान पहचान से सारे जो अच्छे माने जाते हैं स्कूल, वहाँ सब कोशिश की एडमिशन लेने की, लेकिन किसी ने भी हमारा बैकग्राउंड स्टैंडर्ड देख के किसी ने भी चाय वाय तो जरूर पिलाई, क्योंकि एक सांसद का लड़का था मैं, लेकिन बाकी सबको बस परे कर दिया। और वह वापस आने की तैयारी हो रही थी कि दिल्ली अपने बस का नहीं है। तो उसी समय एक कुछ व्यक्ति मिले और उन्होंने कहा कि आप एक मराठी संस्था एक स्कूल चलाती है, क्यों नहीं उनसे बात कर लेते, वो आपको यहाँ की एजुकेशन सिस्टम का बता देंगे, कुछ करेंगे। तो पिताजी तो बहुत नाराज़ हुए कि भाई क्यों टाइम वेस्ट करें, चलो अपने वापस घर चलो। लेकिन फिर मैं वहाँ पे एक नूतन मराठी हायर सेकेंडरी स्कूल का एक संस्था है, वो जो दिल्ली महाराष्ट्रियन एजुकेशन सोसाइटी चलाती थी जी। वहाँ गए। सब मैनेजमेंट के लोग मराठी थे, प्यार से मिले, लेकिन मैंने सब समझा कि दिल्ली का जो शिक्षा की जो व्यवस्था है और महाराष्ट्र में क्या फ़र्क है। और एक अच्छा स्टैंडर्ड दिल्ली में है जो महाराष्ट्र में, विशेषकर एक छोटे गांव में तो नहीं मिलेगा। और उन्होंने बताया कि भी आपको 7वीं पास होकर 8वीं में है, लेकिन 8वीं में आप नहीं कर सकते, आप 7वीं में फिर से बैठिए, आपका कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि यहाँ का 1 साल का फ़र्क है। और उन्होंने, प्रिंसिपल साहब ने समझा दिया पेरेंट्स को, और उस माहौल में मैं उस स्कूल में मैं दाखिल हो गया। जी।
हिंदी मीडियम था। पूरा दिल्ली का जो शिक्षा व्यवस्था थी उसी के तहत वो स्कूल चलता था, लेकिन सिर्फ मैनेजमेंट कुछ बनाए थे लोगों के हाथ में था। बहुत दिक्कत आई क्योंकि ना तो हिंदी था, हिंदी थोड़ा सा जानता था, मेरे घर में कुछ वातावरण था, अंग्रेजी बिल्कुल नहीं जी, और संस्कृत भी होता था उसमें, वो भी नहीं, सिर्फ मराठी था हमारा। तो साल भर बहुत दिक्कत हुई, ऐसे लगा कि शायद मैं कैचअप कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैंने कर लिया कैचअप। और 8वीं में मैं चला गया और मैं फिर पूरे बाकी क्लास के साथ हो गया एक साल भर में। जो हो सकता था कि ना होता तो मेरा बहुत नुकसान होता। फिर उसके बाद फिर मेरा एकेडमिक करियर अच्छा था, मैंने वहाँ पे हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की और उसी समय मैंने तय कर लिया था कि मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई करूँगा। अब एडमिशन के सब दौर चला और अब कुछ ऐसे चलते मैंने पिलानी में, बिट्स पिलानी में एडमिशन लिया। 5 साल का कोर्स था, आजकल तो 4 साल से 5 साल का कोर्स था। और वहाँ में मैं फिर बिरला जी का पैतृक गाँव, बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी टाउन है, बिल्कुल रेगिस्तान में है, हाँ, कुल डेजर्ट पे है। आपने वहाँ पर वो चिड़ावा के पेड़े रहते हैं। चिड़ावा हम कुछ और चीज़ के लिए जाते थे क्योंकि पिलानी में नॉन वेजिटेरियन खाना नहीं, हाँ, बिल्कुल अंडा भी नहीं मिलता। बिल्कुल। हाँ, तो अगर कभी मूड होता था कि बाहर जाके कुछ खाया जाए तो मीट खाने के लिए चिड़ावा वगैरह जाते थे। लेकिन काफ़ी हार्श वेदर था, लेकिन पूरे भारत भर से बच्चे आए थे, दोस्त बने, थोड़े समय में हिल मिल गए। 5 साल कैसे बीत गए कुछ पता भी नहीं चला। वहाँ मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। एकेडमिक बैकग्राउंड अच्छा था, तो काफ़ी अच्छे एकेडमिक बैकग्राउंड रहने के कारण उसके बाद फिर यहाँ नौकरी की जाए या नौकरी में, पिताजी राजनीति में थे बराबर, और उस समय शायद वो मंत्री भी बने थे बिल्कुल केंद्र सरकार में, नेहरू जी की कैबिनेट। लेकिन मैं अपना पढ़ाई के में उसमें बस था, तो ये विचार आया कि भाई और पढ़ने के लिए विदेश जाया जाए। पिताजी ने भी कहा कि जाना हो तो चले जाओ, कोई बात नहीं। तो मैंने कुछ यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया। उस समय इतना रिगरस जो आज है वो नहीं था। अमेरिका में कुछ यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिली, लेकिन एक जगह से मुझे यूनेस्को की स्कॉलरशिप मिल गई, जर्मनी की। वाह, अचानक मिल गया, अप्लाई किया था, किसी को बताया नहीं था जी, तो बैकग्राउंड अच्छा था तो मिल गई। तो 6 महीने की स्कॉलरशिप थी, जर्मनी की इंडस्ट्री में काम करने का मौका था। तो मैंने कहा सीधा हायर एजुकेशन के बजाय थोड़ा सा अनुभव ले लेते जर्मनी का, मैं जर्मनी चला गया। 6 महीने वहाँ रहा, एक बहुत छोटे गांव में। एक वहाँ पे कंपनी थी, वहाँ पे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करके उनका एक प्रोग्राम होता है जर्मन सरकार का, उसके तहत मुझे स्कॉलरशिप दी गई थी। 6 साल मैंने वहाँ बिताया, थोड़ी सी भाषा सीखने की कोशिश की और वहाँ का वर्क कल्चर समझ लिया कि किस तरह से लोग इतने अच्छे, विशेषकर इंजीनियरिंग में इतने आगे कैसे बने। लेकिन फिर समझ आया कि नहीं, इससे नहीं काम चलेगा, आगे पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। और वहीं से बैठ के मैंने अमेरिका की कुछ यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, और इतना तो पता नहीं था कि कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है कौन सी नहीं है। आजकल जो लोगों को पता रहता है इंटरनेट के ज़माने में, वो इतना नहीं था। तो मैंने एक एक्सीडेंटली यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, वहाँ पे प्रवेश मिल गया, और वो थी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले। उस समय दुनिया की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी मानी जाती है, नहीं जानते थे कि ये इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी है। लेकिन जब मैं गया तब एक अलग ही माहौल था। इतिहास बनाने में लगी थी, विज्ञान में तो वो सबसे नंबर 1 में थी ही। जहाँ पे उसकी लैब में एटम बम का शोध हुआ था, वो बहुत सारी चीज़ें हुई थी। तो बर्कले विश्वविद्यालय उस समय जो कैलिफोर्निया का है, पब्लिक यूनिवर्सिटी है, सरकारी यूनिवर्सिटी है, तो दुनिया की बिल्कुल सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी मानी जाती थी, बिल्कुल एक्नॉलेज। आज भी वो पहले 5-10 में है, बिल्कुल उस समय बिल्कुल पहली थी। और अचानक मैं वहाँ चला गया, मुझे नहीं पता था कि अच्छी यूनिवर्सिटी है, लेकिन और वहाँ मैंने मास्टर्स डिग्री हासिल करने के लिए 1.5 साल लगा। और वो ऐसा समय था कि वहाँ पे पूरे अमेरिकन कैंपस में बहुत बड़ा आंदोलन, स्टूडेंट्स मूवमेंट का वातावरण था। एक तरफ वियतनाम वॉर चल रहा था, वियतनाम वॉर के खिलाफ सारे अमेरिकन
यूनिवर्सिटी कैंपस से बच्चे सब सड़क पे उतरे थे और सरकार के खिलाफ जो आंदोलन कर रहे थे वो मैंने कहीं देखा नहीं है। और वो डेमोक्रेसी क्या होती है वो देखने को करीब से मिला। दूसरी तरफ ब्लैक पैंथर मूवमेंट, जो अश्वेत लोग थे, नेग्रो जिनको कहा जाता था, आजकल जो ब्लैक कहते हैं, उन्होंने एक ब्लैक पैंथर मूवमेंट बनाया था कि भाई ये हम अत्याचार अब सहन नहीं करेंगे और एक एग्रेसिवली लड़ेंगे। तो फिर बहुत उन्होंने टेररिज्म भी शुरू कर दिया था, तो वो एक अलग से मूवमेंट चल गया। तो एक तो एंटी वियतनाम मूवमेंट था, एक तो ब्लैक पैंथर वगैरह मूवमेंट था, अफ्रीकन अमेरिकन का असर्शन का मूवमेंट था। और उसी समय साथ में जो सैन फ्रांसिस्को शहर है पड़ा, वहाँ पे हिप्पी मूवमेंट शुरू हो गया। अच्छा, बिल्कुल अलग ही तरह में लोग सब छोड़ छाड़ के कपड़े वपड़े थोड़े से बेकार, बिना पैर में चप्पल पहने हुए रास्ते में घूमते थे। बिल्कुल अलग वातावरण था। ये तीन बड़ी मूवमेंट, जिसमें कि एक हमारे कैंपस में फ्री स्पीच मूवमेंट करके काफ़ी प्रसिद्ध मूवमेंट चला था, अमेरिकन यूनिवर्सिटी के इतिहास में बहुत मशहूर है। ये सारी चीज़ें उस माहौल में हो रही थी। उसमें हमारी इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो रही थी, उधर ये सब सोशल, नहीं पूरा विटनेस किया सर, पूरा बहुत ऐतिहासिक वो दशक था, ऐतिहासिक साल था, और जिसमें ये सब घटनाएं घटी। अमेरिकन हमारे कैंपस पे गोली चली, एक स्टूडेंट्स की मृत्यु हो गई थी, उसमें बहुत ही रेयर इंस्टेंस था। तो इन सारे डेमोक्रेटिक चर्निंग जो हो रहा था, ह्यूमन राइट्स की चर्चा थी, ह्यूमन राइट्स का उस पर सब लोग काम कर रहे थे, सरकार के खिलाफ थे, मतलब जो आंदोलनकारी थे वो सब बहुत नज़दीक से देखा। और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हुई। तो इस तरह से मैंने फिर उसके बाद इंजीनियरिंग के बाद मैंने 3-4 साल अमेरिकन एरोस्पेस फील्ड में मैंने इंजीनियर, रिसर्च इंजीनियर की नौकरी। अच्छा संजय, करीब करीब 5-5.5 साल बाहर था, जर्मनी में 6 साल और 5-6 साल अमेरिका में। उसके बाद सोचा कि भाई अब बहुत हो गया, सीख भी लिए बहुत सारे इंजीनियरिंग, कब कुछ करें अपने जाके। तो एक दिन कुछ तय हुआ, पिताजी यहाँ मंत्री थे, अच्छा, और मैं उधर पढ़ाई कर रहा था। तो फिर एक दिन सारा ख़त्म करके मैं वापस आ गया। काफ़ी दिक्कत वाला फैसला था, क्योंकि पहले दिन जब गए थे तो ये था कि भाई हम पढ़ाई करेंगे, घर जाएंगे वापस। जब साल बीतते गए, वहाँ का जो वातावरण में असिमिलेट होने लग गए, अब उसका फ्री जो वातावरण था, जो डेवलपमेंट थी वहाँ की, वो अच्छा लगने लगा। काम भी अच्छा था, पता था कि ये काम हमें वहाँ घर जाके नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ तो फ्रंट लाइन पढ़ाई थी। तो जाए ना जाए काफ़ी कशमकश हुई, लेकिन फिर मैं तय किया मैंने कि नहीं, वापस जाएंगे, और मैं आ गया। तो एक अच्छा शुरुआत मेरी इस तरह से हुई कि कोई राजनीति में आने का कोई इरादा नहीं था, जबकि घर में पूरी राजनीति थी। पिताजी केंद्रीय मंत्री थे और सांसद थे, बड़ी भारी बहुमत से जीते थे करार मुझे, और उन्होंने कभी फोर्स नहीं किया कि तुम भी बेटा आओ, यूथ कांग्रेस में आओ, जिला परिषद में करो या एमएलए बन जाओ, ऐसा कभी नहीं है। और मैं अपने रास्ते पे चल रहा था इंजीनियरिंग। तो सर आपने ये जो एजुकेशन की, उसके बाद में कोई जॉब की वहाँ पर? जैसे मैंने वहाँ तो जॉब की, मैंने वहाँ पे 2-3 साल, जहाँ पे एक प्रोग्राम होता है कि जो विदेश के स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें अमेरिकी इंडस्ट्री का अनुभव देने के लिए अमेरिकी सरकार उनको पढ़ाई के बाद 6 महीने या साल भर तक किसी इंडस्ट्री में नौकरी करने का, काम करने, जिसको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कहा जाता है, करने का अवसर देती है। तो उस प्रोग्राम में मैंने काम करना शुरू कर दिया। 1 साल हुआ, 2 साल हुए, 1 साल तक मैंने काम किया। क्योंकि मैं डिफेंस फील्ड में काम करता था, तो वो कंपनी उसको मेरा वीज़ा वगैरह बढ़वाती। तो काफ़ी अनुभव हुआ। और यहाँ आए, मेरे एक साथी थे, दोनों उसी यूनिवर्सिटी में हम पढ़ते थे। वो आप पे आए तो सोचा कि जो हमने पढ़ा है, जो हमने सीखा है, यहाँ के हिसाब से तो बहुत एडवांस्ड है जी, तो यहाँ इसकी सब ज़रूरत है, तो क्यों नहीं हम यहाँ कुछ करें, वो चीज़ें हम यहाँ लाने की कोशिश करें। बहुत दिक्कत थी उस समय, ये पता नहीं था कि कितना मुश्किल काम होगा, कहना पड़ा यहाँ से। लेकिन यहाँ के जो रूल्स रेगुलेशन, जो परमिट्स राज था, बहुत ही दिक्कत हो रहा था। बिल्कुल सर। लेकिन इससे उसी दौरान कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर से कुछ जान पहचान हुई, उन्होंने कहा कि हम इंडियन नेवी के लिए कुछ कंप्यूटर्स वगैरह बनाने का काम कर रहे हैं। अच्छा। और आपने जो काम किया उसी फील्ड में काम किया है अमेरिका में। जी। मैंने जो एयरबोर्न वीडियो रिकॉर्डर्स है, एयरबोर्न एंटी सबमरीन वॉरफेयर के इक्विपमेंट वगैरह सब डिज़ाइन का काम
अच्छा, अमेरिका में किया था। मैं डिज़ाइन इंजीनियर था। अरे सर, तो उन्होंने जब बैकग्राउंड देखा तो उन्होंने कहा यही इसी टाइप की चीज़ें हमको यहाँ लगेगी, लेकिन हमको अमेरिका से हम ला नहीं सकते, तो हमको यहीं पे खुद डेवलप करनी पड़ेगी। हमारे इतने लोग नहीं है, आपको अनुभव है, तो आप करें, हमारे लिए करें, अच्छा रहेगा। तो उसके बात हुई और कुछ ऐसा लगा कि चलो कहीं नौकरी वोकरी करने के बजाय अपना ही कुछ शुरू करते हो। ये लोगों को चाहिए, सरकार को चाहिए, राइट, डिफेंस को कुछ चाहिए, हम कर सकते हैं, हमें पता है कैसे करते हैं क्या किया। हमने 4 साल तक दोनों ने, हमने, मेरे एक मित्र थे, तो 4 साल तक हमने वहाँ पे काम किया, पूरे समझ गए थे कैसे करते हैं। तो हमने ऐसी छोटे स्केल में, हमने जिसको आजकल स्टार्टअप कहते हैं, हाँ हाँ, स्टार्टअप वगैरह कोई नाम नहीं था, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का था, हमने शुरू कर दिया। और इंडियन नेवी के लिए कुछ स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स बनाने का, इस तरह का काम कुछ शुरू किया। काफ़ी दिक्कतें थी, कोई भी चीज़ बाहर से लानी होती तो इम्पोर्ट लाइसेंस लेना था, वो था, बहुत दिक्कत थी। यहाँ कुछ बनता नहीं था, हाँ सर, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर था इलेक्ट्रॉनिक सेंटर के इंडस्ट्री के लिए। उसी में लेकिन एक बड़ा एक्साइटिंग पीरियड था खोज करने का, राइट सर, करके अभी कुछ किया। और काफ़ी अच्छा काम एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए, या मिसाइल कंट्रोल सिस्टम्स के लिए, एयरफोर्स के लिए, एयरफोर्स का जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है उसके लिए कुछ चीज़ें ऐसे काफ़ी डिज़ाइन करके मैन्युफैक्चर करके भी। तो सर काम आप इतना एक साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ में आपने पढ़ाई की है पूरी अपनी, और अब आज जब आप देखते हैं, मतलब शीर्ष नेता जो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं, वो जैसे कोई बात करते हैं कि एनवायरनमेंट नहीं बदला है, हम बदल गए हैं, या फिर वो ये बात करते हैं कि गैस में एक दिन कोई एक जा रहा था टायर भर के, और इस तरह की बात आती है, तो आप कैसा सोचते हैं सर? मतलब क्योंकि आप बहुत लर्नेड और इतनी सारी एजुकेशन और आपने पढ़ाई की है। दुनिया कहाँ जा रही है देखने का मौका मिला मेरे को। राइट, बाद में मैं कुछ दिन मंत्री भी था, तो बहुत सारा देखा भी मैंने। 5 साल तो विदेश में रहा था। राइट सर, दुख होता है बहुत कि अगर हमारा शीर्ष नेतृत्व अगर साइंटिफिक टेम्पर ओरिएंटेड नहीं, जैसे जवाहरलाल नेहरू थे, राइट सर, तो वो निर्णय लेने में भी गलतियां होंगी, क्योंकि प्रायोरिटी कुछ अच्छी रहेगी। वो भी सोचते हैं कि मैं देश का विकास कर रहा हूँ, लेकिन प्रायोरिटी कुछ अच्छी है, तो लॉन्ग टर्म जो देश का जो हित में जो है वो नहीं हो पाता है। और विशेषकर अब जैसे आपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात की, साइंटिफिक टेम्पर की बात की, उसमें तो बिल्कुल साफ दिखता है। मैं कुछ दिन साइंस और टेक्नोलॉजी का मंत्री भी दिल्ली में, हमेशा उस समय हम बात करते थे कि भाई हमें रिसर्च और डेवलपमेंट पे और खर्चा करना चाहिए। बिल्कुल, उस समय हम R&D पे पूरे हमारे GDP का 1% खर्चा करते थे। बिल्कुल, और हमारे पूरे भाषण में जब प्रधानमंत्री के लिए भाषण तैयार करते थे हम, मनमोहन सिंह जी के लिए, उसमें लिखते थे कि नहीं, हम 2% तक करने की कोशिश करेंगे, 1% से 2% आ जाएगा, जो कि आसान नहीं था। हाँ, दो डबल करना, हुआ नहीं हमारे से, लेकिन कोशिश हमारी रहती थी कि भाई थोड़ा सा और बढ़ाओ, थोड़ा सा 1.1 1.2 थोड़ा बढ़े, नहीं हुआ। लेकिन आज दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज हमारा खर्चा 0.6% पे आ गया, एक भी नहीं था। सर इतनी पुरानी बात है सर जो आप बात कर रहे हो, उसके बाद में कम हो गया, मतलब बजट क्या कि इकोनॉमी बढ़ रही है। हाँ, उस इकोनॉमी का कौन सा हिस्सा हम R&D के लिए खर्च कर रहे हैं? 1% तो छोड़िए, आज हम 0.6% पे आ गए। 2 की तो बात ही सफाई में रह गई है। कई देश हैं जो अपने GDP का 3-4% तक खर्चा करते हैं जी, एक साइंटिफिक टेम्पर बनाते। तभी हमने देखा होगा कि हमारे देश की एक भी यूनिवर्सिटी, एक भी हमारा विश्वविद्यालय पहले 100 में उसको नहीं आता। हम यहाँ पे सिर्फ डिग्री छापने के कारखाने हमने बनाए हैं। कोई जो नॉलेज क्रिएशन वाली जो बात यूनिवर्सिटी से अपेक्षा होती है, नया नॉलेज करिए, नया रिसर्च करिए, नया रास्ता ढूंढिए, चाहे ह्यूमैनिटीज में हो, चाहे साइंस इन्वेंशंस, बेसिक साइंस में हो, इन्वेंशन करिए, कुछ करिए, वो हमारा नहीं हो रहा है, बहुत कम जगह हो रहा है। वो इसका कारण है कि हम जो निवेश में जो करना चाहिए इसमें हम नहीं कर पा रहे हैं, और उसके लिए नेतृत्व जिम्मेदार है, क्योंकि आपकी प्रायोरिटी अलग है। आपको सड़क ज़्यादा अच्छी लगती है ताकि लोग आपको वोट देंगे, आपको लगता है एयरपोर्ट बनाएंगे तो लोग कहेंगे भाई अरब कंट्री डेवलप हो गया, हमारी 5वीं अर्थव्यवस्था 5वें क्रमांक पे पहुंची है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गई। लेकिन हमारा पर कैपिटा इनकम में, जिससे हमारी लोगों की हालत का पता चलता है, जो हमारे प्रति व्यक्ति हमारी जो बारे में बात ही नहीं करते, वो 135वें नंबर पे है।
तो आप किस तरह से बात करें? हमारे 16% लोग अभी भी एब्जेक्ट पॉवर्टी में है, बेहद गरीबी में है, तो हम क्या बात कर रहे हैं? हम चौथे नंबर 5वें नंबर पे हैं। सही बात। तो ये चीज़ें नहीं हो पा रही है और दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो विकास दर हमने मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में हासिल की थी, कहते वहाँ भी आई थी, 2008 का वैश्विक संकट था, वो तो छोड़िए, उसका आधा भी नहीं रहा हमारा। आंकड़े तो प्रधानमंत्री तो जानते बड़े अच्छे तरह से, भाषण देना और जो इश्तिहारबाजी होती है बात अलग है, लेकिन अगर आप हार्ड फैक्ट्स देखें तो जो 10 साल में अर्थव्यवस्था का विकास हुआ है उससे आधा भी विकास इन पिछले 9 साल में नहीं हुआ। एग्जैक्टली। तो यह है हालत। तो साइंटिफिक टेम्पर मैं चाहता हूँ कि हमारी यूनिवर्सिटी की हालत सुधरे, हमारे यहाँ मूलभूत संशोधन हो, बेसिक रिसर्च हो और हम नई चीज़ें क्रिएट करें। अभी अब हम इस पर काम कर रहे हैं, मेरे जेब पे फोन है, सारे फोन विदेशों में डिजाइन हुए, विदेशों में बने, यहाँ पे असेंबल करना शुरू करते, मैन्युफैक्चर अभी भी नहीं कर रहे हैं। तो ये बात करी, लेकिन है कुछ सुधारना पड़ेगा। सरकार अपनी तरह से कर रही है, लेकिन हम देखें कितना उसको सफलता मिलती है। साइंटिफिक टेम्परामेंट की जब भी हम बात करते हैं तो हमें जवाहरलाल नेहरू की याद हमेशा आती है, और आपने बताया भी कि आपके पिताजी उनकी सरकार में मंत्री रहे। तो कभी आपको आपके बचपन की कोई ऐसी बात याद है कि जवाहरलाल नेहरू के बारे में कोई बात हुई हो और वो आपको याद रह गई हो, या पिताजी ने आपको बताई हो उनके बारे में? देखो, हाँ, थोड़ी तो याद है मेरे को। जब पहले दिन 1962 की बात होगी, जब पिताजी सांसद थे 57 से, और नेहरू जी ने तय किया कि उनको, जब नया सरकार 62 में बन रहा था, तो उनकी सरकार में उप मंत्री, डिप्टी मिनिस्टर बनाने का फैसला हुआ। उनको फोन आया प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से कि आपको पंडित जी ने बुलाया है। काफ़ी एक्साइटमेंट थी उस समय। 62 की बात है, पंडित जी 64 में गुजर गए, तो बहुत बड़ी ऊंचाई पे पंडित जी थी। मतलब पंडित जी बिल्कुल आइकॉनिक फिगर सभी के लिए थे। बिल्कुल। मेरे पिताजी सांसद थे, फिर भी पंडित जी में तो कुछ अलग ही बात, हिंद के जवाहर, हिंद के जवाहर। तो उन्होंने बुलाया, बताया, हम बच्चे थे, छोटे छोटे, तो पता नहीं चला कि क्यों बुलाया, क्या कुछ होने वाला है। तो गए, पंडित जी ने स्वयं एक डेप्यूटी मिनिस्टर को स्वयं बैठाया, चाय पिलाई और बताया कि देखो मैं तुम्हें उप मंत्री बना रहा हूँ और ये महकमा दे रहा हूँ डिफेंस का। और वहाँ पे कृष्णा मेनन जी मंत्री थे, तो उन्होंने आपकी सिफारिश की है, महाराष्ट्र भी आपकी सिफारिश है, आप करो, आपको काम करना पड़ेगा। 5 साल उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी लोकसभा में। तो जब वो पास में बैठ के जब बातचीत की, संसद में तो दूर से देखते थे, लेकिन पास में बैठ के बातचीत की, वो घर आके वो एकदम गदगद होके बता रहे थे कि नेहरू जी ने पास होके हाथ में हाथ मिला के चाय पिलाई, अच्छा ये बताया कि आप मंत्री बन रहे हो। तो ये बच्चे थे, हमने सुनी बातें, तो बहुत ज्यादा तो सीधा संपर्क नहीं आया। नेहरू जी जब भी कभी जाते थे तो एक आध मोटरसाइकिल वाला आगे रहता था, कोई 50 गाड़ियों का धक्का फिरा नहीं रहता, बस वो 2 आगे मोटरसाइकिल पुलिस की सफेद कपड़े में, तब देखते थे कि भी पंडित नहीं जा रहे। तो एक याद थी। तो सर ये भी सुनते थे हम कि भी इन्होंने नए नए कॉलेज खोले हैं, आईटीज खोले हैं, CSIR के लैब्स खोले हैं, पर इस तरह का जान पहचान थी। गुलाब का फूल उनका एक आइकॉनिक था सर। अच्छा सर, एक फ़ोन की आपने बात की अभी कि नेहरू जी के ऑफिस से फ़ोन आया आपके पिता। एक फ़ोन सर आपको भी आया और आप साइंटिफिक करियर से राजनीतिक करियर में आ गए सर। देखिए, मैंने जैसे कहा कि मेरी पूरा परिवार मेरा राजनीति में काम कर रहा था। जैसे घर के चुनाव होते थे, मेरे पिताजी गुजर गए थे 73 में। उसके बाद इंदिरा जी से काफ़ी नज़दीकी थी परिवार की, तो इंदिरा जी ने मेरी मदर को, मेरे माता जी को वहाँ पे उपचुनाव में जो बाई इलेक्शन था उस पर प्रत्याशी बनाया। एक सदमा तो था कि पिताजी एकदम गुजर गए थे काफ़ी कम उम्र में, तो माता जी को साथ बताया। तो उनका जो इलेक्शन का कैंपेन था वो मैं सब चलाता था। मैं डायरेक्ट राजनीति में नहीं था, लेकिन जो कैंपेन मैनेजमेंट होता है वो कहता था। पहला चुनाव तो उनका अनअपोज्ड हुआ, किसी ने अपोज नहीं किया, तो वो अनअपोज चुनी गई पहली बार। उसके बाद कई बार 5-7 बार वो सांसद रही। तो उनका इलेक्शन कैंपेन मैनेजर मैं रहा। अच्छा, भाषण देना, प्रचार। तो उस समय भी इलेक्शन कैंपेन मैनेजर का कॉन्सेप्ट बॉर्डर में था, लेकिन डायरेक्टली मैंने खुद कोई ओहदा संभालना या कुछ फुल टाइम पॉलिटिकल एक्टिविटी ऐसे नहीं थी। तो दौर चलता रहा।
मदर को हेल्प करता था, माता जी को पार्लियामेंट्री काम में, तो मैं पार्लियामेंट का काम भी समझ गया था। दिल्ली में मैं स्कूल में, हाई स्कूल में गया था, तो हिंदी का भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और विदेशों में भी रहा था, तो भाषा की कोई बात। लेकिन महाराष्ट्र से मेरा नाता करीब करीब टूट गया था जब मैं दिल्ली छोड़ के, महाराष्ट्र छोड़ के पढ़ाई के लिए दिल्ली आया था। उसके बाद 5 साल पिलानी रहा, 5 साल अमेरिका रहा, और फिर यहाँ आके कुछ करने की कोशिश की। तो मैं करार से, मेरा बस छुट्टियों में जाने वाली बात थी, तो वहाँ रहने का हुआ नहीं, तो कॉलेज वगैरह वहाँ नहीं हुआ। तो ऐसे वातावरण में जब मैं यहाँ पे, हमने जैसे मैंने कहा कि कुछ हमने डिफेंस इक्विपमेंट के लिए वो करने के लिए स्टार्टअप सा बनाया था और कुछ काम कर रहे था, तब मुझे एक बात समझ में आया कि ये, मैं जब वहाँ था तब कंप्यूटर का युग करीब करीब आरंभ हो रहा, राइट, मतलब माइक्रो प्रोसेसर वगैरह जिसे बोलते हैं, वो सब हमने देखे थे, हमारे सामने निकल रहे। तो एक ध्यान आया कि भाई ये बहुत बड़ा काम होने वाला है, ये तो बहुत ही रेवोल्यूशन होने वाली है, क्योंकि सामान्य बात नहीं है। क्या छोटी सी जगह में कंप्यूटर चिप बना दो, पूरा हैंड हेल्ड कैलकुलेटर बना दो, और एक रेवोल्यूशन है, ये तो अंदेशा आ गया था, लेकिन इतना बड़ा उसका असर पड़ेगा ये ध्यान नहीं आया था। तो जब हम काम कर रहे थे, डिफेंस के लिए कर रहे थे, एयरफोर्स के कम्युनिकेशन से कर रहे थे, एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए, तो उसमें अपना काम चल रहा था। उसके लिए स्पेशल पर्पस कंप्यूटर के बना रहे थे। लेकिन फिर समझ आया कि ये जब कंप्यूटर क्रांति होगी, जो बहुत ज़बरदस्ती से कंप्यूटराइजेशन होगा, तो ये सब अंग्रेजी में होगा। हाँ, इसमें कोई किसी और की गुंजाइश है नहीं। जो लोग अंग्रेजी नहीं जानते, जैसे जिस इलाका से मैं आता था, बिल्कुल एक सेमी रूरल एरिया है और अंग्रेजी शायद ही कम लोग जाते हैं, तो इनका क्या होगा? ये तो कंप्यूटर के आसपास भी नहीं फिर सकेंगे, क्योंकि सब कंप्यूटर अंग्रेजी में चलता है। तो फिर दिन मन में आए कि बात ये, और एक बार मैं ताइवान वगैरह गया था कभी विजिट किए, वहाँ पे अच्छा, कंप्यूटर पे चीनी भाषा में लोग काम करते थे, तो हमें लगा कि हम क्यों नहीं करें, नहीं अगर नहीं करेंगे तो हमारे लोग तो कैसे सीखेंगे, इसको हैव्स और हैव नॉट वाली बात हो जाएगी, तो आप फिर बिखर जाएंगे कि आप इससे डिटैच हो जाएंगे। तो कुछ हमारे एक्सीडेंटली हमारे काम करते करते कुछ मित्र पहले, कुछ उनको भी ये लग रहा था कि कुछ करना चाहिए। IIT कानपुर में कुछ हमारे मित्र मिले, वहाँ पे कुछ काम हो रहा था, और हमने मिलके सोचा कि भाई ठीक है, जो सरकार कर रही करने दीजिए, सरकार की शायद प्रायोरिटी नहीं, लेकिन हमारी प्रायोरिटी है। हमको ये कंप्यूटराइजेशन सारा इंडियन भारतीय भाषा में लाना पड़ेगा, उसके लिए कोशिश है। हमारा अपना काम चल रहा था, डिफेंस का कुछ लोग काम कर रहे थे, चल रहा था कंपनी का काम, लेकिन साथ ही में जो कुछ और स्पेयर टाइम होता था, हमारी जो रुझान था, तो उसमें हमने काम शुरू कर दिया करना कि भाई अपने को भारतीय भाषाओं में कंप्यूटर चलाने, और काफ़ी बेसिक काम हम कुछ लोगों ने किया। मैं बहुत बड़ा तो नहीं मानता, मैं छोटा सा मेरा काम था, लेकिन और लोगों ने भी हाथ मिलके कि हमने काफ़ी कुछ करके, जो उस समय IBM के छोटे छोटे डेस्कटॉप कंप्यूटर आए थे, उन कंप्यूटर में पूरी तरह से इंडियन लैंग्वेजेस काम करने का हमने कोशिश करके कुछ डिज़ाइन किए, कुछ चीज़ें बनाई, और ऐसे किया कि उससे पूरी तरह से इंडियन लैंग्वेज में आप काम कर स्प्रेडशीट है या लेटर लिखना है, सब कुछ होना शुरू हो गया। बड़ी बात है, काफ़ी मेहनत पड़ी थी, काफ़ी बेसिक काम होना पड़ा था कि हमारे जो संयुक्त अक्षर हिंदी में होते हैं उसको कैसे लिखना है, अलग अलग कैसे लिखना है, हमारे कीबोर्ड कैसे होगा, ये अंग्रेजी का कीबोर्ड तो नहीं चलेगा, ये काफ़ी, उसका जो इंटरचेंज कोड होता है, तो क्योंकि कंप्यूटर में तो 1-0 की भाषा, वो इनक्रिप्टेड, तो उनको स्क्रिप्ट में कैसे ट्रांसलेट करें, वो काफ़ी बेसिक संशोधन हमने कुछ लोगों ने मिलकर किया, व इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट की भी थोड़ी मदद हुई, और उन्हें कुछ करके दिखाया जो हुआ। उसी दौरान इंदिरा जी की हत्या हुई थी, राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, और प्रधानमंत्री बनने के बाद वो देश को 21वीं सदी में ले जाना चाहते, उनको भी, उन्होंने भी देख लिया था जो मैंने देखा था कि भी कंप्यूटर का ज़माना 84-85 की बात है। तो उन्होंने कहा भी कंप्यूटराइजेशन शुरू कर दो, उन्होंने बता दिया कि करो, ये खरीद ले के बाहर से कंप्यूटर है, यहाँ तो बनते नहीं थे, और सबको देहात में दिए, गाँव में दिए, चलो जो लैंड रिकॉर्ड्स होते थे, हमारे मराठी में 7-12 कहते, 11-12 एक्सट्रैक्ट कहते बोलते, मतलब
यहाँ पे खतौनी नहीं बोलते, यहाँ पे नॉर्थ पे कुछ और नाम है। जी। तो उसको बस कंप्यूटराइज कर दो बोल दिया। अब लोगों ने काम करना शुरू कर दिया, लेकिन ध्यान में आया कि ये अगर अंग्रेजी में छापेंगे तो कौन पढ़ नहीं पढ़ कौन पाएगा। हमारे शुगर मिल ने किसी ने कंप्यूटर यूज करना शुरू कर दिया। अब वहाँ से वो शुगर मिल के जो बिल आते थे वो अंग्रेजी में, नाम अंग्रेजी में लिखा, वो कौन पढ़ेगा, सही बात। अंग्रेजी आती थी। तो एकदम एक्सपेरिमेंट फेल हो गया और कंप्यूटर उठा के किसी इंजीनियरिंग कॉलेज को डोनेट कर दिया गया। अच्छा। कि भाई ये तो चलेगा ही नहीं। तब राजीव गांधी के दिमाग में बात आई कि भाई ये जब तक हिंदी, तमिल, तेलुगु, गुजराती नहीं होगा तो ये नहीं चलेगा। तो हमारे दिल्ली में एक होम मिनिस्टर में एक डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज करके एक विभाग है जी। उसके बूटा सिंह जी मंत्री थे उस समय, गृह मंत्री, उनके अंडर वो विभाग था। उन्होंने सेक्रेटरी को बुलाया, कहते देखो भाई तुम्हारा काम है कि हिंदी में क्या टाइपराइटर बनते हैं कि नहीं, सब कुछ बनते कि नहीं, आप ये भी देखो कि हिंदी में कोई कंप्यूटर बनता है कि नहीं। अच्छा। कि हम अगर कंप्यूटर से इंट्रोड्यूस करें तो ये हिंदी वगैरह में समझने वाले चाहिए होंगे। तो उन्होंने ढूंढ शुरू कर दी कि क्या हमारे पे नजर पड़ी कि भाई यहाँ पे कोई लोग हैं कुछ ऐसा कर रहे हैं। अच्छा। एक दिन 5-6 कंपनियां थी देश में पूरे, सबको बुलाया और कहते प्राइम मिनिस्टर विल लाइक टू मीट यू। अच्छा। तो सबको बताया कि लाओ अपने सब डब्बा उब्बा लाओ, सामान क्या तुम कर रहे हो दिखाओ। और विज्ञान भवन पे एक कमरे में हमको बिठा दिया सबको कि भाई पीएम आएंगे। और पीएम आए, बूटा सिंह जी आए, पीएम आए, हर एक के साथ खड़े रहे। तो आपने क्या किया बताओ। अच्छा। अपने अपने लोगों ने बताया, हमने अपना अपना नाम बताया। तो उस समय पोस्ट 84 इंदिरा जी की हत्या हुई थी, ब्लैक कैट कमांडोज, हाँ सर, सिक्योरिटी, वो सब बहुत था। उसी दौरान उसी समय शुरू हुआ। उसी समय तो हमें काफी चेक वेक किया, सारा नाम वाम सबका, कौन है पीएम से मिल रहा है जी, और राजीव गांधी से मिल रहा है, तो सारी वो सब जो पूरी सिक्योरिटी चेकिंग फिर नेम टैग लगाया कि आप पीएम से मिले जा रहे हो, नाम लिखना जी। तो नाम हम बना के दे दिया। तो हमने अपना सारा प्रेजेंटेशन किया, बड़ा अच्छा लगा उनको। बहुत सारे प्रश्न पूछे उन्होंने, ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये वो जानते थे। तो सारे हमने जवाब दिए। तो ये वॉज इंटरेस्टेड कि कुछ नया काम, ओरिजिनल काम हुआ है। तो बात करें तो तुम्हारा नाम क्या, मैंने बताया, तो मैंने नाम पढ़ा उन्होंने। हाँ। तो इसे पृथ्वीराज चौहान। अब हमारे महाराष्ट्र में जो चौहान का जो स्पेलिंग होता है वो एक अलग से होता है, ब्रिटिश ने पता नहीं दिया होगा। तो हम नॉर्थ इंडिया जैसे चौहान नहीं, चौहान लिखते बिल्कुल। तो वो देखते ही वो समझ गए कि ये मराठी नाम लग रहा है। तो उन्हें फट से मैंने से पूछा कि तुम क्या महाराष्ट्र से हो क्या? मैंने कहा जी हाँ महाराष्ट्र से हो। एकदम वो पहचान जाता है, कोई भी देखिए वो स्पेलिंग अगर देखेंगे तो आप कहेंगे चौहान महाराष्ट्र वाला है, करेक्ट, नॉर्थ इंडिया का नहीं। बिल्कुल। कभी कभी ऐसा होता है सर कि हम पृथ्वीराज चौहान जब हम रिसर्च कर रहे थे तो सर्च कर रहे थे और मूवी आ रही थी जो राजस्थान के रूलर पृथ्वीराज चौहान की मूवी आ रही थी हमारे सर्च में। ओरिजिनल फैमिली तो शायद वही करें भाई। तो मैंने कह दिया हाँ मैं महाराष्ट्र से। फिर उन्होंने फिर पूछा तुम वाई.बी. चौहान साहब के रिश्तेदार हो क्या? वाई.बी. चौहान साहब उस समय डिप्टी पीएम रहते थे, हमारे कराड़ के ही थे। अच्छा, गाँव के थे, रिश्तेदारी कोई नहीं है, कॉमन नेम है। तो मैंने बोला बिल्कुल, मेरे पिताजी रोज क्लासमेट थे, रूम में हुए ना, पढ़ाई में साथ में करते थे, वो एक ही गाँव के थे। तो मैंने कहा नहीं उनकी कोई रिश्तेदारी थी, जो सही बात थी। मैंने उससे बताया, आगे कुछ बात नहीं की कि उसी गांव का हो वैसे। तो छोटे फिर भी वो रुके। फिर मेरी मदर उस समय काफी सीनियर पॉलिटिशियन पद पे पहुंच गए थे। वो कांग्रेस का जब स्प्लिट हुआ इंदिरा जी के टाइम जो हुआ 69, उसमें मेरे पिताजी इंदिरा जी के साथ। अच्छा। और बाद में जब 77 का जो स्प्लिट हुआ उसमें भी मेरी माताजी इंदिरा जी के साथ थे। और यहाँ पे कांग्रेस आए फाउंडेशनल मेंबर्स थे, और उसके चलते उनको प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। तो शी वाज अ सीनियर पॉलिटिशियन इन महाराष्ट्र उस समय। तो राजी तो जानते थे, तो उन्होंने पूछ ही लिया मेरी माताजी का नाम लेकर कि प्रेमलता चौहान उनके कोई रिश्तेदार हो क्या? अब आई टू टेल कि मैं उनका बेटा हूँ। तो उन्हें एकदम क्लिक कर लिया, याद रखा, वेरी गुड यू मीट मी, मैं मिलते रहो ऐसे जो बोलते हैं हमेशा मुझे। तो उन्होंने कहा कि मैं सैम पिट्रोडा से मिलूं। अच्छा। सैम पिट्रोडा उस समय भी उनके सलाहकार थे, तो सैम पिट्रोडा से मिलते रहे हम। फिर उन्होंने एक बात दिमाग पर रखी, ये मेरी मदर को काकी बोलते थे वो। अच्छा। काकी का लड़का एक इंजीनियर है, अच्छा काम करने वगैरह याद। और ये बात कुछ 89 की हुई शायद,
अच्छा, नहीं, मिला तो मैं 84 में था, लेकिन चुनाव की जब बात आई 89 की, तो मेरी मदद फिर से लोकसभा के लिए कॉन्टेस्ट किया। काफ़ी बुरा हाल हुआ पूरा देश में कांग्रेस की, मदद मेरी अच्छी वोट से जीती। फिर 91 में अब राजीव गांधी जी का जीतने का माहौल बन गया था जी, कि अब तो सरकार, चंद्रशेखर गवर्नमेंट के बाद सरकार कांग्रेस की है। कांग्रेस के और मैं राजनीति के पेरिफेरी पे था, बाउंड्री पे था, मैं राजनीति के अंदर नहीं था। नहीं से आप सारे चुनाव में लड़ता था, मुझे सारी कॉन्स्टिट्यूशन पता थी। जी तो 91 में फिर ऐसा तय हुआ कि माता जी ने कहा कि मेरी अब एज हुई है और मैं अब चुनाव नहीं लड़ोगे आगे, तो आपको जिसको देना है कराची दीजिए, और अगर चाहे अगर है आपको चाहे तो मेरा लड़का है तो आप कैन कंसिडर हिम, लेकिन मेरी इच्छा है कि आप स्वयं राजीव गांधी खुद, जो दूसरी सीट की बात हो रही है, जैसे इंदिरा जी 2 जगह से लड़ी थी, जी, तब एक अमेठी से लड़ेंगे, तो दूसरी आप यहाँ करार से लड़िए, जगह खाली है और बहुत सेफ कॉन्स्टिट्यूंसी, अच्छी कॉन्स्टिट्यूंसी है। राइट तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं विचार करता हूँ। आखिर तक ये विचार हो रहा था कि क्या राजीव गांधी 2 जगह से लड़ेंगे, 1 जगह से लड़ेंगे। अच्छा, अच्छा तो ये सीट, महाराष्ट्र की सीट, सेफ सीट मानी जाती थी, विचार चल रहा था। तो उस समय कुछ बात हुई, पता नहीं राजीव जी ने कैसे तय किया कि भाई ये सीट अभी खाली हो रही है, तो ये कहीं और किसी को देने की बजाय, बहुत लोग नजर थी लोगों की। हाँ बिल्कुल मेरे पिताजी 5-6 टर्म, माताजी 5-6 टर्म, करीब करीब 1957 टू 91 तक हमारी फैमिली में लोकसभा सीट थी। जी तो लोग तो बहुत आ गए थे, भी ये खाली हो रही थी, यहाँ आ जाओ करके। लेकिन अचानक जब माता जी ने कहा था कि अगर आप चाहते हैं तो सूरज का विचार करो, आखिरी दिन था और मुझे ऐसी रात को 3 बजे में पूना था, अच्छा, घर जा रहे थे। मुझे पता था कि मिल गया तो ठीक है, बहुत बड़ी बात है, मैंने देखा था हाँ संसद का काम क्या हो जी। गया, नहीं हुआ तो मैं अपना काम कर ही रहा हूँ, तो ठीक है, राजनीति पे नहीं रहेंगे। लेकिन उस समय रात को 3 बजे बदल के नाम से फोन आया, हम सर्किट हाउस में रुके, रात के 3 बजे? रात के 3 बजे, और विंसेंट जॉर्ज का फोन था। उन्होंने कहा कि आई वांट टू टॉक टू मिसेस चौहान। बात कहा कि जो कहा है, तो उठी हुई थी, मैंने उठा के दे दिया फोन। तो विंसेंट जॉर्ज ने कहा कि सीपी वुड लाइक टू टॉक। अब आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी में प्रधानमंत्री होता तो पीएम होते हैं, पे प्रधानमंत्री नहीं और कांग्रेस प्रेसिडेंट होता उसको सीपी बिल्कुल आज भी जैसे कांग्रेस आपको सीपी सीपी कर यस, सोनिया जी को सीपी कर लिया, तो वो कांग्रेस की लैंग्वेज है। हाँ तो सीपी वुड लाइक टू टॉक, मतलब राजीव गांधी बात करेंगे आपसे। हाँ जी। अच्छा, मदन ने फोन उठाया, बात की, तो राजीव जी फोन पे कहते काका जी, आई हैव डिसाइडेड टू गिव कराड़ लोकसभा सीट टू योर सन। अच्छा, एकदम, आप कहाँ पे हो? शी सेड आई इन पूना। कितने दूर हो? कल लास्ट दिन है फाइल करने का नॉमिनेशन, अच्छा, तो क्या पहुंच सकते हो? क्या कहता हाँ बिल्कुल, 2-3 घंटे पे है, जा सकते। तो करिए, जाइए, आस्क योर सन टू फाइल द नॉमिनेशन, और आई कम फॉर कैंपेन, अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं आऊँगा। ये 91 के चुनाव की बात है, वाह, 91। तो उन्होंने कहा आई एम गिविंग द फोन टू जॉर्ज, स्पेलिंग वेलिंग बता दो क्या है। जी हाँ बिल्कुल मैंने फ़ोन लिया, मैंने स्पेलिंग बता दिया, मैंने लिख लिया, और फ़ोन रखते ही मैंने घर में फ़ोन किया, भैया कि लोकसभा का टिकट मिल गया, आप तैयारी करो। 4 घंटे बचे हैं, 7 घंटे बचे हैं। बिल्कुल तो वी देन गॉट रेडी, रात को निकल पड़े घर, कुछ 3 घंटे के अंतर पे था। लोग सब, हमारा ग्रुप था, हाँ पॉलिटिकल आपका जो अपोनेंट्स थे बहुत नाराज़ हुए कि क्या फिर से उसी फैमिली में टिकट दिया गया, राइट तो खिलाफत भी हुई। लेकिन आई फाइल द नॉमिनेशन, लोगों ने काफ़ी खिलाफत की, भाई लड़का यहाँ रहता ही नहीं है, पर 7वीं के बाद गायब हो गया है, अच्छा, पर विदेशों में था, दिल्ली में था, अच्छा तो उसको क्या पता। कोई बागी भी हुआ, कोई उम्मीदवार? तो बागी एक खड़ा रहा, अच्छा, और एक बड़ा तगड़ा एक फ्रीडम फाइटर, बहुत रिस्पेक्टेड फ्रीडम फाइटर था वो, एक लेफ्ट पार्टी से खड़े रहते थे, अच्छा, ट्राइबल फाइट। और कुछ कांग्रेस जनों ने, जैसे हमेशा होता है, वो टांग खींचते कि पूरी व्यवस्था करती। लेकिन ये लग रहा, उस समय मैंने बाद में जब देखा, जब इतने साल के बाद उस घटना की ओर मैं देखता हूँ, तो राजीव गांधी एक नई टीम बनाने की कोशिश कर रहे थे, राइट, यंग पीपल विद सम इंटरनेशनल आउटलुक, वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले हो, पढ़े लिखे हो, कांग्रेस कल्चर के हो, राइट, और ऐसे लोगों को वो साथ लेने की कोशिश की। तो उसमें मेरा नंबर लग गया, कहिए जो भी हो। दुर्भाग्य से अगर राजीव गांधी रहते ही जीवित, बिल्कुल सर तो शायद मेरे जीवन का रास्ता ही बदल जाता। लेकिन
91 में दुर्घटना घटी, चुनाव होने वाला था, अगले दिन पोलिंग थी, और रात को खबर आई कि ऐसी दुर्घटना हादसा घटा है। चुनाव 1 महीने से पोस्टपोन हो गया, तो बड़ी मुश्किल थी, सबके पैसा सब खत्म हो गया था। अब 3 महीना भर और कैसे चुनाव और इधर से अंदर से पार्टी के अंदर से काफ़ी बगावत थी, चुनाव हराने की पूरी व्यवस्था थी। लेकिन जो काम मेरे पिताजी ने, मेरे माताजी ने उस एरिया में किया, तो उसकी वजह से मैं अच्छे वोट से 91 में जीत गया और मेरा पॉलिटिकल करियर वहाँ से स्टार्ट हो गया। तो इंजीनियर पृथ्वीराज चौहान ended became political leader. Became a political leader overnight, thanks to Rajiv Gandhi, और thanks to my work which I did for Indian Railways. उसी शायद उनकी याद दिमाग पे रहा होगा। Correct. राजीव जी नहरे फिर 10 बार आए, उसमें फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, मनमोहन सिंह वित्त मंत्री बने, वो फिर पहले दौर वहाँ से मैंने अपने पार्लियामेंट्री करियर की शुरुआत 91, 96, 98 3 चुनाव लोकसभा की जीता। मैं 99 में हार गया। हमारी पार्टी में जो शरद पवार ने जो फैक्शन थी उससे हम महाराष्ट्र में नुकसान, लेकिन तुरंत सोनिया जी ने मुझे 2002 में राज्यसभा में मेंबर बनाया, तो मैं आगे चलता रहा। अच्छा। और 2004 में मैं मनमोहन सिंह सरकार में मंत्री बना। तो दैट इज हाउ दैट नाइट फोन कॉल स्टार्टेड बाय पॉलिटिक्स। तो जब वो राजीव गांधी जी की डेथ हुई, जब वो हादसा हुआ, तो वो खबर आपको कैसे पता लगी? और आपको रात के 10 साढ़े 10 बजे थे, अगले दिन चुनाव था, अगले दिन वोटिंग था। लास्ट मिनट में जो पर्चियाँ बटती है या लास्ट मिनट जो इलेक्शन एजेंट के फॉर्म बटते हैं, वो सब तैयारी चल रही थी, वहाँ पहुँचा कि नहीं, यहाँ पहुँचा कि नहीं, क्या उसी दौरान में थे। अब रात के कल सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू, उस समय हादसा हुआ, इलेक्शन 1 महीने से पोस्टपोन हो गया, थोड़ा सदमा छा गया था कांग्रेस पार्टी। वेरी सैड मोमेंट। और आपको लगता है कि अगर मतलब वो हादसा नहीं हुआ होता और राजीव गांधी शायद आज भी जिंदा होते, अगर हादसा नहीं हुआ होता, शायद उनकी उम्र तो अभी काफी वो प्रधानमंत्री बनते और उस समय शायद हमारी पॉलिटिकल करियर कोई और ही रास्ता दे रही थी। मैं तो जीत तो रहा ही था। हाँ राइट, बिल्कुल। तो सांसद तो बन ही रहा था मैं जी। तो कुछ और ही कहानी बन जाती। और आज भी जो राजीव गांधी जी का मैंडेट है, वो सबसे बड़ा मैंडेट है आज तक की लोकसभा में भारत में। 400+ सीटें कांग्रेस को अकेले दम पे हो। तो आपको लगता है कि 1991 के चुनाव में अगर माहौल अच्छा था, वो आते, तो देश एक कंप्लीटली डिफरेंट बात। चुनाव तो जरूर जीतते जी। शायद 400 का मैंडेट नहीं मिलता, क्योंकि सिंपैथी का फैक्टर तो जरूर था उसमें। राइट। जो आधी सीटें जी थी, आधा तो चुनाव हो चुका था। करेक्ट। लेकिन प्रधानमंत्री तो जरूर बनते। और पहले टर्म में जो गलतियां हुई, जो सीख उन्होंने सीखी, जो सलाहकार थे, दोस्त थे, मित्र थे, वो साथ रहे, कुछ छोड़ के गए, वो सब चीजें थी। उसके बाद मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे प्रधानमंत्री, जो अच्छे प्रधानमंत्री थे ही वो, लेकिन एक अलग लेवल पे वो देश को बढ़ाते। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ। जी सर, जो डेमोक्रेसी है, अब जैसे हम बात करें राजीव गांधी जी की, तो वो डेमोक्रेसी, लोगों को साथ लेने की बात करते थे। आपको आज क्या लगता है सर कि जो हमारे पिलर्स हैं डेमोक्रेसी के, जुडिशियल हो गए या जर्नलिज्म हो गया, वो क्या कैसे शेप ले रहा है? और आप एक बात क्लियर है कि आज की जो राजनीति है, या आज का जो नेतृत्व है दिल्ली का, प्रधानमंत्री सामान्य परिवार से आते हैं, बन गए प्रधानमंत्री। दुर्भाग्य से उनकी जो बेसिक पढ़ाई होती है, कॉलेज की पढ़ाई होती है, जो मेहनत करनी पड़ती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, कॉलेज का लाइफ होता है, एक माहौल में हम जो पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी में, उससे जो ट्रेनिंग बनती है, जैसे मेरी बर्कले में मेरी कुछ मेरे जीवनी में एक असर पड़ा था, मेरी पिलानी के 5 साल का एक अलग असर पड़ा था, वो उनको मौका नहीं मिला। अब उनकी डिग्री के बारे में कई सारी कंफ्यूजन है, मैं उस पर जाना नहीं चाहता, लेकिन वो खुद कहते कि मुझे कॉलेज जाने का मौका नहीं मिला, मैंने एक्सटर्नल एग्जाम देके कुछ डिग्रियाँ पाई है। उससे क्या होता है कि जब मेंटल ब्रेकअप होता है, अच्छे अच्छे लोगों से बातचीत होती है, जो अपने से बहुत अच्छे ब्रिलियंट लोग हैं, वो क्या क्या सीखते हैं, उनकी क्या सोच है, किस तरह से एक कॉस्मोपॉलिटन पर्सनालिटी बनती है। अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़े तो वो उसका शायद उन्हें लाभ नहीं मिला है, और इसीलिए वो किसी का भी सलाह लेके वो मान के वो चल जाते हैं, बड़ी आसान सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। जैसे कि नोट बंद कर देंगे तो करप्शन ही नहीं होगा, नोट आप किसको रिश्वत कैसे दोगे, नोट ही नहीं होंगे, करप्शन खत्म हो जाएगा। तो इस तरह के
सिंपलिस्टिक सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश होती है, जो महंगा पड़ता है, क्योंकि इतना बड़ा देश चलाने के लिए ये वन कंट्री वन टैक्स तो बोल दिया आपने, लेकिन जीएसटी लाने से कितनी दिक्कतें आम आदमी को आई, कितनी दिक्कतें छोटे उद्योगों को आई, छोटे व्यापारियों को आई, उसका आपको अंदेशा नहीं था। राइट सर। तो ऐसी बहुत सारी गलतियां हुई है। आपने लॉकडाउन एकदम कर दिया, जी 3-4 करोड़ लोगों को पैदल चलना पड़ा, उसके परिणाम क्या होंगे आपने सोचा तक नहीं, बिल्कुल। किसी सलाह नहीं ली। तो आज भी वही हालत है कि कोई भी बड़ी चीज करते समय कोई सलाह नहीं लेना, चंद लोगों की सलाह लेना, और उनको सब पता है। और ये डेमोक्रेटिक जो वर्किंग होता है, जो मैंने मनमोहन सिंह जी के साथ देखा है, वो आजकल नहीं। अब चंद अफसरों की सलाह पे सरकार चलती है, किसी मंत्री को कोई अधिकार नहीं है, किसी अफसर को कोई अधिकार नहीं है, बस चंद लोग पीएमओ के माध्यम से सरकार चला रहे हैं। जिस तरह से एजेंसी का दुरुपयोग हो रहा है, पार्टियां तोड़ी जा रही है, तो हमें अंदेशा है कि शायद जनतंत्र नहीं बचेगा। अगर 2024 में फिर से अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं, तो उनको ना तो आरएसएस की जरूरत पड़ेगी, ना बीजेपी पार्टी की जरूरत पड़ेगी। वो सोचे कि मैं अपने बलबूते पे जीता हूँ, मैं देश का नेता हूँ अकेला, कोई पार्टी वार्टी की कोई जरूरत नहीं है, ना विपक्ष से चाहिए मुझे, ना बीजेपी चाहिए, ना आरएसएस चाहिए, और वो मैं बस देश का भला करने वाला हूँ, मेरी तरह से होगा ये, मैं सब जानता हूँ। तो इस तरह से वो एक देश चलेगा। राइट। और जो जनतंत्र हमने 75 साल देखा है, वो जनतंत्र नहीं रहेगा, तो वो संविधान रहेगा। तो इसीलिए हम इस बार लड़ाई कर रहे हैं कि भाई किसी तरह से हम इस प्रवृत्ति को रोकें। जी हम भाजपा के खिलाफ नहीं है, एक राजनीतिक दल है, उनके अपने विचार हो सकते हैं, हमारे अपने विचार है। हमने अटल बिहारी वाजपेयी की भी भाजपा सरकार देखी थी, लेकिन हमें ऐसा कभी नहीं लगा कि हमारा संविधान खत्म होने जा रहा है। ठीक है, हम उनसे लड़ते थे, झगड़ते थे, पार्लियामेंट में बहस होती थी, लेकिन एक दूसरे के बारे में रिस्पेक्ट भी रहती थी कि भाई देश का प्रधानमंत्री है। आज वो चीज़ नहीं। ये एक बहुत ही डेंजरस बात है, और राहुल गांधी तो लगातार देश विदेश में ये बात कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी ही नहीं, हमारे जो इंस्टीट्यूशंस भी हैं, जो जवाहरलाल नेहरू से लेकर के और मनमोहन सिंह तक के प्रधानमंत्रियों ने बनाए, वो सभी धीरे धीरे कोलैप्स करना शुरू कर रहे हैं। तो आप क्या सोचते हो? बिल्कुल कोलैप्स करना नहीं हो तो कर रहे हैं, कोलैप्स जानबूझ के तोड़ रहे हैं। इसको इंस्टीट्यूशंस ऑफ डेमोक्रेसी बोलते हैं। जी ये हमारे जनतंत्र की जो संस्थाएं हमने बनाई संविधान के माध्यम से, उन्हें एक तो ने कैप्चर कर लिया है। वो संस्थाएं तो आपको दिखेंगी, पत्थरों की इमारत दिखेगी, वो बोर्ड लगा होगा, इलेक्शन कमीशन, जी सुप्रीम कोर्ट वगैरह, लेकिन अंदर के जो लोग वो संस्था को चलाते हैं वो इन्होंने रखे हुए हैं। वो ये जो कहेंगे वो चलेंगे, वो कोई न्याय देने की जो भावना है उसमें संविधान में जी विपरीत है, वो कुछ नहीं होगा। और ये पूरा इंस्टीट्यूशन कैप्चर हो गया है। जो संस्थाएं हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाली, उनको सबको कैप्चर कर लिया, उनका दुरुपयोग हो रहा है पॉलिटिकल पार्टियां तोड़ने के लिए। किसी के खिलाफ नोटिस जाता है, रेड होती है, एक बड़ी खबर आती कि इतने पैसे जी और वो भाजपा ज्वाइन करता है, सब खत्म हो जाता है। तो ये तो बिल्कुल दुरुपयोग हो रहा है संस्थाओं का। अगर संस्थाएं नहीं रहेगी तो जनतंत्र नहीं रहेगा। आखिरकार जनतंत्र की संस्थाएं उसके ऊपर चलता है। जैसा हमारा सुप्रीम कोर्ट है, हमारी संसद है, हमारी कार्यपालिका, हमारी IAS है, जो एक प्रशासकीय व्यवस्था है, इसके बलबूते हमारा जनतंत्र चल रहा है। इसको आप तोड़ मरोड़ रख दोगे तो इसको जनतंत्र नहीं कहलाएगा, शायद ढांचा बचेगा। किनारों को निकाल लेंगे सर। प्रधानमंत्री फिर भाषण देंगे, जी लेकिन 26 जनवरी की परेड भी शायद होगी, लेकिन जनतंत्र में जान नहीं रही। जी और हमने ये भी देखा है कि डेमोक्रेसी की जहाँ तक बात आती है, तो भारत में 3 पिलर की हम बात करते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव की तो हम बात कर ही रहे हैं, पर जुडिशरी पे आपको क्या लगता है? अभी अभी राहुल गांधी को कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई किया और फिर सुप्रीम कोर्ट ने वो रिवोक किया। देखिए, ये 3 पिलर वाली जो बात है, इसको अमेरिका में सेपरेशन ऑफ पावर्स प्रिंसिपल कहा जाता है। करेक्ट। एक फ्रेंच पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे जिन्होंने काफ़ी उस पर अध्ययन किया। उस समय जब अमेरिका स्वतंत्र हो रहा था, 1776 की बात है, तो उन्होंने ये किया कि भाई डेमोक्रेसी अच्छी तरह चलने के लिए 3 पिलर हो रहे थे, जो हमने कल्पना अपने संविधान में जी हमने कही। लेकिन अमेरिका में जो 3 पिलर्स है, अमेरिका में जो सेपरेशन ऑफ पावर्स है, जो चेक्स एंड बैलेंसेस है, एक पिलर जो है दूसरे 2 पिलर पे चेक रखता है, दूसरा पिलर इन 2 पे रखता है। हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं है। तो 3 पिलर कहना तो ये अपने आप का अपने बहलाने की बात है, कोई है नहीं। राइट। इस बारे में मेरे बहुत स्ट्रॉन्ग व्यू है।
आपने जुडिशरी बात की, लेकिन मैं कुछ थोड़ी सी अलग से बात करूंगा। इसके दो कारण हैं कि आज हमारी अमेरिका में जैसे राष्ट्रपति डायरेक्टली चुना जाता है, वो एग्जीक्यूटिव कहलाता है, और कांग्रेस उनकी जो है सेनेट और हाउस हो कांग्रेस कहलाती है, पार्लियामेंट जैसी है, और बिल्कुल क्लियर कट रास्ता है, एक दूसरे पे चेक और बैलेंसेस है। हमारे यहाँ जो एग्जीक्यूटिव बनती है वो संसद से ही बनती है जी। वो संसद का एक जन्म लेती है, संसद से जो चुने हुए सांसद होते हैं उसमें से एक व्यक्ति को हम नेता चुनते हैं, वो प्रधानमंत्री बनता है। वो फिर सारी जो ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी प्रधानमंत्री मिलकर उसका मंत्री परिषद बनकर वो एग्जीक्यूटिव बनती है। कोई क्लियर सेपरेशन नहीं है। लेकिन आज की तारीख में एंटी डिफेक्ट्स लॉ के चलते जिस दिन संसद अपने नेता का चुनाव करती है, वो नेता राष्ट्रपति भवन जाके शपथ लेता है, प्रधानमंत्री बन जाता है, उसी क्षण दैट मोमेंट संसद की जो है वो अपनी आत्महत्या खुदकुशी कर लेती है। संसद की हाराकिरी हो जाती है, संसद को कोई भी अधिकार नहीं रहते। जी। मात्र की टेलीविजन में कभी फोटो आती कि छोड़ मच रहा है, दंगा हो रहा है, बिल्डिंग दिखा देते, कोई अधिकार जीरो। में 20 साल संसद में रहा हूँ, मैं बिल्कुल विचार से फालतू कर रहा हूँ। इसका कारण ये है कि हमारे देश में जो राजीव गांधी लाए थे एंटी डिफेक्ट, जी बिल्कुल 1985 में, जो उन्होंने जेटली साहब ने उसको पूरा बदल दिया 2003 जी। तो एंटी डिफेक्शन एक अच्छे मकसद के कारण आया था कि भी आया रंग गया रंग न, लेकिन जिस तरह से वो अमल में आया और विशेषता जिस तरह से वाजपेयी अरुण जेटली जी ने उसको 2003 में उसका संशोधन किया जी, उसमें कुछ जान ही नहीं बचा। ना तो कोई वो एंटी डिफेक्शन रोक रहा है। महाराष्ट्र में आपने देखा, सिद्धे सरकार फूट के गए, कुछ नहीं हुआ, जदीद पर गए, कुछ नहीं हुआ। तो मैं समझता हूँ ये कानून को पूरी तरह से रद्द करना, जिसका कारण ये है इसने दूसरी बात क्या की कि इसने सभी सांसदों को गुलाम बना दिया। जी। अब ये शब्द आपको शायद स्ट्रांग लगेंगे, शायद नहीं कहना चाहिए मेरे को पार्लियामेंट्री डिबेट में, लेकिन यह है कि ये प्रधानमंत्री जो इशारा करे उस पर सबको हाथ खड़ा करना पड़ता है। बिल्कुल। कोई भी अपने दिमाग से कोई वोटिंग पार्लियामेंट में नहीं कर सकता, अपने दिमाग से कोई विधेयक नहीं ला सकता, अपने विचार से कोई बजट में बदलाव नहीं कर सकता। जी बिल्कुल, कुछ भी नहीं कर सकता। आपको सिर्फ शोर बचाने की फ्रीडम आज़ादी है, आप जाके वेल में बैठ सकते हो, शोर बचा सकते हो, टीवी दिखा सकते हो कि उसमें भी वो सस्पेंड आजकल नारेबाजी हो रही है, लेकिन करने को कुछ नहीं है। सारा अधिकार जो है प्रधानमंत्री का है, उस मंत्री परिषद का, उनकी ब्यूरोक्रेसी का है, यानी कि एग्जीक्यूटिव ब्रांच का है। जुडिशरी अपनी जगह है, लेकिन जुडिशरी का सिलेक्शन कौन करता है? तो उसका एक कॉलेजियम सिस्टम है, तो जो अपने आप जजेस कहते हैं कि इसको सुप्रीम कोर्ट में लगाओ, लेकिन वो फाइल जाती है प्रधानमंत्री के पास, वो फाइल आप साल भर रुकिए, जब तक रिटायर नहीं होता तब तक निर्णय ना लीजिए। तो फाइनली कौन अपॉइंट करता है? एक हम दिखाते लोगों को भी जुडिशरी अपने आप सिलेक्ट करते, लेकिन फाइनली वही एग्जीक्यूटिव को अपॉइंट करता है। फिर जुडिशरी का ये होता है कि एट द एज ऑफ 65 रिटायर होते हो, उसके बाद 5 साल उनको और कोई ह्यूमन राइट्स कमीशन चाहिए, कोई लॉ कमीशन चाहिए, 5 साल और रुकना है। तो सरकार से अच्छे संबंध रखोगे तभी आपको 5 साल का अपॉइंटमेंट मिलेगा। तो सरकार से अब पहली बार राज्यसभा भी भेजा जा रहा है रूलिंग पार्टी से, एक CGI को चीफ जस्टिस इंडिया को राज्यसभा भेजा गया, जो नहीं होना चाहिए था। तो इसलिए क्या अमेरिका में जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस को राष्ट्रपति उनका चयन करते तो उसका अप्रूवल प्रोसेस सेनेट करता है। बिल्कुल, यानी कि लेजिस्लेचर की मान्यता के बगैर सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपॉइंट नहीं होते। तो तीनों लोगों का हाथ लगा है। राष्ट्रपति चुनाव करते हैं, नामित करते हैं, सेनेट उसको अप्रूवल देता है, फिर जज बनता है। हमारे ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ लेजिस्लेचर का कोई रोल ही नहीं है, जुडिशरी में कोई चेक नहीं हमारा जी। और है क्या कि सारे जजेस जो है वो प्रधानमंत्री अप्रूवल देते हैं। अगर अप्रूवल 2 महीने ना दे, 4 महीने ना दे, कोई कानून जी बिल्कुल। तो इसको रिटायर करने के लिए आपने नाम सिफारिश किसी नाम की, लेकिन आपने रिटायर होने तक आपने परमिशन नहीं दी। तो इस तरह से है। और जो पोस्ट रिटायरमेंट एम्प्लॉयमेंट की बात है, उससे सारे के सारे जजेस को प्रधानमंत्री का द राइट साइड ऑफ द प्राइम मिनिस्टर रहना। कई बार हम देखते हैं कि राफेल में क्या हुआ, किसनरी का क्या हुआ, ठीक हो नहीं रहा है। तो मेरा ये मानना है कि अगर हमको संविधान में बदलाव कुछ करने पड़ेंगे, और ये असली में जो सेपरेशन ऑफ पावर प्रिंसिपल 3 स्तंभ की बात करते हैं, उसको हमें अमल में डालना पड़ेगा। उसके लिए
पहला तरीका तो ये है कि ये एंटी डिफेक्शन कानून को बदला जाए पूरी तरह से। बिल्कुल सिर्फ प्रधानमंत्री के विश्वास प्रस्ताव के समय और अविश्वास प्रस्ताव के समय विप लागू हो, अन्यथा विप लागू ना हो। जी विप का ये जो आज मतलब है, देखिए किसी भी देश में जहाँ पे डेमोक्रेसी है वहाँ पे इस तरह का एंटी डिफेक्शन कानून नहीं है। जी और इसी के बारे में स्वर्गीय मधुर नेमी जी ने हमें वार्न किया था कि मत करिए। राजीव गांधी को कहा था कि मत करिए, आप क्या करने जा रहे हैं आप नहीं समझते, अच्छी चीज करने जा रहे हैं, अच्छे उद्देश्य से करें, परिणाम कुछ और होगा, और वही हुआ है आज। बिल्कुल तो मैं तो मांग कर रहा हूँ कि एंटी डिफेक्शन कानून हटा के कुछ की जगह कोई सिंपल कानून लाए, ताकि अगर आपने एक पार्टी से चुनाव लड़ा और पार्टी बदलते तो खत्म, आपकी मेंबरशिप गई, फिर से लड़िए चुनाव। बिल्कुल ये सब 2 तिहाई 1 तिहाई सब नहीं चलेगा। जी और दूसरी ये कुछ बदलाव करने पड़ेंगे हमको, ये कमेटी सिस्टम जो पार्लियामेंट का उसको पब्लिक करना पड़ेगा, टीवी पे दिखाना पड़ेगा आप क्या काम कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। पार्लियामेंट की जो जैसे स्पेशल सेशन बनाया क्यों हो रहा है, और जगह में तारीख जो है वो तय होती है कि इस महीने के पहले मंगलवार को बैठक होगी। तो ये लिखा हुआ है फ्रेमवर्क, ऐसे नहीं प्रधानमंत्री नहीं खींचेगी अभी नहीं परसों करी बस नहीं कर। जी तो कई सारी चीजें छोटे छोटे बदलावों को करने पड़ेंगे, लेकिन लेजिस्लेचर हैव टू बी एम्पावर्ड। अगर लेजिस्लेशन से कोई विधेयक रखा जाए, कोई बिल रखा जाए तो वो पास होना चाहिए, अगर उसमें मेरिट है तो। आज नहीं होता, वो सरकार लाती है वही बिल जो होते हैं उसके कानून बनते हैं। इंडिविजुअल मेंबर्स को कोई अधिकार है नहीं। मैं कोई जो छूट चाहिए कि मैं किसी बात पे अगर सरकार की मेरी सरकार से सहमत नहीं हो तो मैं विरोध में अपना पक्ष मैं रख सकता हूँ, जिससे सरकार यही तो डेमोक्रेसी, एक इंटरनल डेमोक्रेसी की होना बात। चाहिए। जी वो नहीं होता। फिर और भी कुछ बातें हैं कि प्रधानमंत्री का चुनाव इंग्लैंड में हर साल होता है, हर साल अपनी पार्टी में उसको अपना नेतृत्व साबित करना होता है। यस कई बार लोग कहते हैं ठीक है तुम्हारा ठीक नहीं चल रहा बदल जाओ, मार्गरेट थैचर को हटा दिया, जॉनसन को हटा दिया। जी वो हमारे कोई व्यवस्था नहीं है। एक बार प्रधानमंत्री कुर्सी पे बैठ गए तो उनको हटाने के कोई मतलब। जी तो ये है। दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में भी डेमोक्रेसी होनी चाहिए। जी तो ये जब हम इसकी बात करते हैं तो शायद कई लोगों को अच्छा नहीं लगता। हाँ सर जी। लेकिन अगर हम मोदी को अटैक कर रहे हैं कि आप तानाशाही की ओर जा रहे हैं, जी डिक्टेटरशिप की ओर जा रहे हैं, तो हमारी पार्टी में भी जो इंटरनल डेमोक्रेसी है एज पर आवर कॉन्स्टिट्यूशन उसका अमल होना चाहिए। जी अच्छा सर, आप सीएम भी रहे महाराष्ट्र के, तो वहाँ जो अगर हम बात करें डेमोक्रेसी की तो कैसे आप उसको मैनेज करते, सबको साथ कैसे लेके चलते? देखिए हमारी, जैसे मैंने कहा कि हमारी डेमोक्रेसी में काफ़ी दोष है। हमारे अब अभी 47 के बाद हमने डेमोक्रेसी का एक्सपेरिमेंट किया है। कई दोषों को, कई सैकड़ों साल की परंपरा हमारी उतनी नहीं है परंपरा। तो लोग तो चाहते हैं कि जो संविधान में हमको फ्रीडम दिया है, संविधान में जो समानता दिए हैं, जो मौलिक जो हमारे सूत्र है संविधान के जो प्रीएम्बल में हमारे है, उनको अमल में करने का कोशिश संविधान में की गई है। लोग अब समझने लगे हैं कि हमारे अधिकार है, वोट का क्या मतलब है, और जनतंत्र का क्या मतलब है, संसद का क्या मतलब है, कानून कैसे बनते हैं, समझने लगे। लेकिन अभी भी लिटरेसी पूरी नहीं है, और पर्टिकुलरली लीगल लिटरेसी बहुत कम है। बिल्कुल सर। तो जैसे जैसे बढ़ेगी तब लोग अपने अधिकार समझ जाएंगे, और शायद अच्छे प्रत्याशी, अच्छे हमारे रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव होगा, जो आज शायद नहीं होता। आजकल पैसे का, बल का, जाति का, धर्म का, कहाँ पे आप पैदा हुए हो, कहाँ से हो, उसका बहुत प्रभाव पड़ता है चुनाव लड़ने में, और पार्टियां भी प्रभावित हो जाती है। बिल्कुल। और ये दबंग नेता है तो उसी को टिकट दिया जाए। दबंग मतलब उसके पास बहुत पैसे है, पैसे कहाँ से आए? तो आपने ये नहीं देखा कि इसको पैसे इसने कैसे इकट्ठे किए, लेकिन आपने उसको दबंग कर दिया, टिकट दे दिया कि वही जीतेगा। तो लोगों की भी कैसी आदत होगी कि नहीं वो पैसे वाला अच्छा नेता है, गाड़ियाँ बहुत अच्छे, इंटरेस्ट ही जाते हैं। विचारों की राजनीति नहीं रही। बिल्कुल। ये सभी राजनीतिक दलों की असफलता है कि हमारी जो विचारों की राजनीति, जो स्वतंत्रता से पहले जो थी, वो आजकल नहीं रही। पैसे के लोग पीछे भाग रहे हैं, पर अगर चुनाव लड़ना है तो पैसे चाहिए, और पैसे चाहिए, और पैसे चाहिए। और ये जो महाराष्ट्र में हुआ, पैसे 3 बार हो चुका है जो तोड़ा लोगों को, जो हुआ, तो खरीद फरोख्त जो हो रही है, ये सब गलत बातें हैं। उसको रोक नहीं सके तो जनतंत्र नहीं बचेगा। सर। एक तो मोदी जी नहीं छोड़ेंगे, और मोदी जी से बन के तो ये चीजें नहीं करेंगे तो नहीं बचेगा।
आपने तोड़फोड़ की बात की, तो जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है तब से, चाहे मध्य प्रदेश ले लीजिए, वहाँ कांग्रेस जीती थी, गोवा ले लीजिए, कर्नाटका, 9 जगह टीवी सरकार को गिरा। जी, तो इसमें भी आप जो कह रहे थे कि एंटी डिफेक्शन बिल है, वो 1/3 कोई भी पार्टी अपनी तोड़ता है, स्प्लिट करता है और जाकर दूसरे दल के साथ मिल जाता है, तो ये फॉल्टी है आपको लगता है? नहीं, आज के लिए क्या ही नहीं ना। राजीव जी ने जब कानून लाए थे तब 1/3 की बात थी। अब जेटली जी के कानून में 2/3। 2/3 जी। तो आपको या तो 2/3 लोगों को अलग होना पड़ेगा जी और उसको जाके किसी और दल में मर्ज करना पड़ेगा। जी, जो महाराष्ट्र में दोनों भी चीजें नहीं हुई, नहीं हुआ। तो उनको डिस्क्वालीफाई करना चाहिए। लेकिन ये उसका निर्णय कौन लेगा? विधानसभा का अध्यक्ष, जो भी पॉलिटिकल नहीं गए, रूलिंग डिस्पेंसेशन का स्पीकर है जी। तो उसको जज बनाना इस मामले में गलत है। उसी पार्टी में वही काफी सारे दोष है, उसको हटाना चाहिए। जी। अच्छा, महाराष्ट्र जब आप सीएम रहे, तो एक तो महाराष्ट्र देश की जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान देता है, एक बड़ा राज्य है, लोकसभा में भी दूसरी सबसे ताकतवर जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश के बाद। कोई कैसे याद करते हैं आप अपने टेन्योर को, और कोई चैलेंजिंग डिसीजन या फिर समय आपको याद हो उस समय का? देखिए, मेरे एक तो बात ये थी, जैसा मैंने कहा था पहली बातचीत में मैंने बताया था कि मैंने महाराष्ट्र जो बचपन में स्कूल में छोड़ा था, उसके बाद महाराष्ट्र से मेरा नज़दीकी रिश्ता नहीं रहा जी। तो जब मैं पहली बार जब अचानक ऐसे ही रात का फ़ोन 3 बजे आया था और सोनिया जी ने कहा कि भाई तुमको मुंबई जाना है सीएम बन के। बिल्कुल। और फिर मैं सुबह उठ के मनमोहन सिंह जी के पास गया, मैं इस्तीफा दिया, मंत्री था मैं वहाँ पे जी। फिर शाम को जाके मैं मुख्यमंत्री बन गया। एक तो मैं इतनी अच्छी तरह से महाराष्ट्र को नहीं जानता था जी। एक सांसद के रूप में जो पता होता है वो तो था जी। लेकिन जो एक विधायक क्या यहाँ के जो मंत्री होता है वो जो महाराष्ट्र जानता है वो नहीं जानता था। तो पहले तो मुझे महाराष्ट्र की पूरी जानकारी एक एकेडमिक लेनी थी, बहुत मेहनत करनी पड़ी। लेकिन मैं जल्दी से समझ गया कि बेसिक इश्यूज क्या है, हमारे एग्रीकल्चर की स्थिति क्या है, इंडस्ट्री की स्थिति क्या है, हमारे थ्रेड क्या है, स्ट्रेंथ क्या है और सीएम का क्या रोल होना चाहिए। उससे मैंने पूरा ढांचा बना लिया। और एक मेरे पहले से जो अमेरिका में रहने के कारण कही है, मनमोहन सिंह जी के साथ रहने के कारण एक रूल बेस्ड गवर्नेंस जो हमारे संविधान की सबसे बड़ी ताकत है जी, कानून का राज्य व्यवस्था हम लाना चाह रहे हैं और तो रूल बेस्ड प्रशासन देने की कोशिश करनी चाहिए। मैंने कोशिश की, कुछ हमारे भ्रष्टाचार के मामले उनको मैंने सुलझाने की कोशिश की, बहुत बड़े बड़े फैसले लिए, पर्टिकुलरली स्वास्थ्य के बारे में जो आजकल प्रधानमंत्री जी आयुष्मान भारत के नाम से योजना चला रहे हैं। हमने पहले शुरू राजीव गांधी जीवनदायी योजना करके महाराष्ट्र में शुरू, तो 08 एम्बुलेंस है राइट, जो मुफ्त एम्बुलेंस बिल्कुल सर, बिल्कुल आपके घर आती, वो मैंने शुरू। वाह। मैंने कई सारी प्रशासनिक बातों में निर्णय, बहुत महत्वपूर्ण निर्णय दिए। मुंबई के इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें हो या मुंबई के जो बिल्डिंग में जो करप्शन काफ़ी होता था उसको मैंने ठीक करने की कोशिश की। काफ़ी हद तक हमने कानून बदले, इंफ्रास्ट्रक्चर में किया, इंडस्ट्री को बहुत अच्छे तरह अट्रैक्ट किया। क्योंकि जो विदेशी से लोग आते थे मैं पर्सनली उनसे मिलता था, एक विश्वास दिलाता था कि मैं महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री हूँ, आपको हमारे राज्य में बिल्कुल रेड कार्पेट ट्रीटमेंट मिलेगा, आपको बहुत सहूलियत मिलेगी। बहुत सारी इंडस्ट्री आई जी। और मैं समझता आज भी ज़रूरत है कि स्वयं मुख्यमंत्री जाके लोगों से मिले, बातचीत करे, विश्वास उनको दे। बिल्कुल, अगर वो नहीं करते तो आप समझ के बस का नहीं है कि हम वो विश्वास दिला सके। और आजकल देखिए महाराष्ट्र में कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है और बल्कि इन्वेस्टमेंट चली और गई कहीं पे वो बाहर जा रही है। हाँ, तो हमने कई सारे फैसले, सोशल फैसले लिए, इंडस्ट्री के बारे में लिए। 2 साल बहुत भयंकर सूखा विकास बढ़ा था, तो उसको हमने हैंडल किया। 10-10 हज़ार जानवरों के डिपो बनाए, जो फॉर्डर कैंप्स और के कैंप बनाए। तो एक मतलब मुझे याद है कि हमने जो जलयुक्त ग्राम योजना हमने शुरू की थी, जो छोटे छोटे बांध की थी, जिसको इन्होंने नए मुख्यमंत्री ने जलयुक्त शुआर करके नाम दिया उसको, वो योजना मैंने शुरू की थी। अच्छा। तो एक काफ़ी समाधान पूर्वक हमारी 4 साल का मौका 4 साल बीते थे। किसानों के लिए बहुत अहम निर्णय लिए, जो हमारे किसानों की लैंड हमने ली थी, कोऑपरेटिव सरकारी खेती करने की कंपनी हमने बनाई थी, डेट फार्मिंग कोऑपरेशन, वो हमने जमीन किसानों को वापस कर दी। ये तो फिर हो गई थी। कुछ इंडस्ट्री नागपुर एरिया में पर्टिकुलरली टाटा हो, इन्फोसिस का कंपनी शुरू करा दी थी,
कोई पब्लिक सेक्टर कंपनी लाने की कोशिश की थी। फिर दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल पार्क की कल्पना दिल्ली में हुई थी। यहाँ पे नए एयरपोर्ट की मंजूरी नहीं दी थी, जो नई मुंबई के एयरपोर्ट है। हाँ सर, वो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन था सर आपका, जो हमने शुरुआत की थी। हाँ, एयरपोर्ट एनवायरमेंट क्लियरेंस के लिए आपने पूरा उसकी एनवायरमेंट क्लियर मेरे समय मिला था। हाँ, और विदर्भ के कई सारे झड़पी जंगल के इश्यूज थे, वो नजूल ज़मीन के इश्यूज थे रेवेन्यू के, उसको हमने सुलझाया। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को ऑनलाइन करा दिया। तो काफ़ी काम हमारे यहाँ होता है। हमने इश्तेहारबाजी ज़्यादा नहीं की। हाँ सर, वो टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए जो सिस्टम था वो दिल्ली का, वो हमने इम्प्लीमेंट किया कि टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट लेंगे, अच्छे टीचर सेलेक्ट होंगे, उससे एकदम टीचर की क्वालिटी में फ़र्क पड़ा। राइट सर, राइट। तो ये चीज़ें जितनी हम कर सके थे, बहुत ही 4 साल का समय मिला। उसमें 2 इलेक्शन कराने पड़े, लोकसभा का, विधानसभा का, 2 सूखा अकाल आए जी, उसमें बहुत दिक्कत आई। राइट सर। लेकिन वी वर वेरी एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से बड़ा अच्छा सरकार चल रहा था। लेकिन सरकार गिरा दी गई। राइट, चुनाव के पहले हमारे जो आजकल जो एनसीपी उन्होंने सरकार गिरा दी, और पहली बार भाजपा महाराष्ट्र में राजनीति में। राइट सर। सर, ऑन अ लाइटर नोट, आई एम जस्ट क्यूरियस कि सर सीएम की एक सैलरी कितनी होती होगी? ठीक है, सैलरी तो एमएलए जितनी होती है, और एमएलए की मैं आजकल सैलरी कुछ 2-2.5 लाख के करीब है। कुछ भत्ते वत्ते मिले, काफी भत्तों के रूप में जाते हैं, कुछ 2-2.25 लाख के करीब हाथ में मिलते हैं टैक्सेस वगैरह कट के एमएलए को। और सीएम को शायद थोड़े से ज्यादा भत्ते होते, शायद वो उस समय याद नहीं मेरे को अभी, लेकिन 2.5 लाख के करीब होगी सैलरी। बिल्कुल मामूली सैलरी है। अगर आप बड़े बड़े उद्योगी घराने की उनकी अगर बात करें, एक 100 करोड़ सैलरी होती है, 50 करोड़ होती है, तो गलत है। ये अच्छी फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए। सैलरी तो ठीक है, लोगों को चाय पानी पिलानी पड़ती है, समझेगा वहाँ पे कौन सी होता है, यहाँ पे होता है, वो तो खर्चा तो उतना आता है। लेकिन अच्छा स्टाफ मिलना चाहिए रिसर्च के लिए, राइट, स्टेनोग्राफी, पॉलिसी मेकिंग एंड ऑल, और उसके लिए रिसर्च के लिए जो पॉलिसी रिसर्च तो वो उसके लिए संभव नहीं कि वैसे आप कर सके। राइट सर। तो आप दिल्ली में भी मंत्री रहे और एमपी रहे, राज्यसभा लोकसभा दोनों में, और यहाँ मुख्यमंत्री भी रहे, अभी एमएलए हैं। तो ज़्यादा अच्छा आपको क्या लगता है, दिल्ली में रहकर एमपी रहना है, मिनिस्टर रहना है? अलग अलग तुलना करना सही नहीं है, योग्य भी नहीं है। तो अपने टेम्परामेंट पे आपको क्या अच्छा लगता है? जी नहीं सर, ये महाराष्ट्र का जो काम है, लोगों से ठेठ सीधा संबंध आता है। बिल्कुल, आप लोगों से सीधा मिलते हैं, उनके काम करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे सीएम के पास बहुत एग्जीक्यूटिव पावर बहुत है जी, सीएम ने फाइल पे लिख दिया तो काम हो गया। हाँ सर, दिल्ली में ऐसा नहीं है। दिल्ली में जो मंत्रिमंडल है वो एक बड़ी कंपनी के बोर्ड जैसे होता है। राइट, प्रधानमंत्री चेयरमैन ऑफ द बोर्ड होते हैं, बिल्कुल, बोर्ड के डायरेक्टर मिलके बैठ के फैसला लेते हैं, और प्रधानमंत्री से एक फर्स्ट अमंग द इक्वल्स से बोलते हैं, वैसे है। वहाँ ये नहीं कि प्रधानमंत्री साइन करके कोई 100 गज का 100 एकड़ का प्लॉट आपको दे दिया। यहाँ पे संभव है, खैर आजकल संभव नहीं है, लेकिन एक समय था कि आपको किसी भी उठा के कोई भी प्लॉट आपको बम्बई का दे दिया, करोड़ों का प्लॉट दे दिया, बस चलता था सब। जो रिजर्वेशन थी वो बदल दी, स्कूल के रिजर्वेशन प्राइवेट रेजिडेंशियल प्लॉट पे कर दी, तो ये चीज़ें होती रही। बिल्कुल। तो फिर भी लेकिन यहाँ का काम बहुत एग्जीक्यूटिव स्वरूप का है, बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट का है, आप एकदम निर्णय ले सकते हैं जी। और यहाँ के कैबिनेट को वो अथॉरिटी नहीं जो दिल्ली के कैबिनेट में है, तो सीएम कहते वो सब चल जाता है जी। और ब्यूरोक्रेसी जो दिल्ली की ब्यूरोक्रेसी है वो सारी आईएएस के लोग सारे होते हैं। यहाँ पे सिर्फ टॉप पे आईएएस के लोग होते हैं जो अलग तरीके से चुने जाते हैं, बाकी फिर स्टेट सिविल सर्विस के अच्छे होते हैं, लेकिन थोड़ा फर्क जरूर होता है। तो स्टेट में अपनी ये होती है कि भाई जिन लोगों ने आपको चुन के दिया है उनके साथ आप ठीक उनका संपर्क कर सकते हो, मिल सकते हो, काम कर सकते हो, और वो आप दिल्ली में थोड़ा दूर रहते हो जी। पॉलिसी लेवल डिसीजन होते हैं। हाँ बिल्कुल। और शहरों में मतलब दोनों शहर में आप मुझे लगता है काफ़ी रहे हैं, तो शहर ज़्यादा दिल्ली पसंद है या मुंबई? अब देखिए मैं बॉम्बे में ज़्यादा रहा ही नहीं, मैं तो मुंबई के लिए बहुत लेट आया मुंबई जी। बचपन तो मेरा यहाँ गया नहीं, बचपन मेरा दिल्ली रहा और मेरे गाँव गया, तो दिल्ली की बचपन की कुछ और यादें हैं यहाँ की। कॉलेज फ्रेंड्स वगैरह जो होते हैं वो यहाँ के नहीं, वो मेरे पिलानी के जी, ना मुंबई के, ना दिल्ली के, ना कराची, वो पिलानी के सिर्फ। तो वो एक अलग माहौल होता है कॉलेज फ्रेंड्स के साथ। राइट सर, ये जो कॉलेज में थे आप, ऐसे ही लाइटर नोट पे
क्या जैसे देखते हैं कि बच्चे बंक मारते हैं कॉलेज से, स्कूल से, आप वहाँ करते थे सर, बंक करते थे? हमारे जो होता है बंक तो होता ही था। तो मेरी भी बुरी आदत थी कि मैं बहुत ज़्यादा क्लास वास नहीं अटेंड करता था। मैं लास्ट में स्टडी करने के उसमें था। मैं काफ़ी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में काफ़ी था। मैं स्पोर्ट्स में बहुत था। अच्छा। क्रिकेट टीम में था, टेनिस खेलता था, बैडमिंटन खेलता था, फिर वो फ्लाइंग क्लब था उसमें मैं मेंबर था। अच्छा। तो काफ़ी मेरी स्पोर्ट्स एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा। काफ़ी। तो पढ़ाई मेरा एक अच्छा बैकग्राउंड अच्छा था। राइट सर। तो मैं एक आध कोई चीज़ पढ़ लेता तो याद रहती थी। मैं दूसरों को सिखाता था। जब मेरे को खुद नहीं पता होता लेकिन मैं वही किताब देख के मैं लोगों को प्रॉब्लम सुलझा लेता था। बहुत अच्छा। तो आई वॉज ऑलवेज एकेडमिकली ओरिएंटेड, जी। जिसका पढ़ाई में तो फायदा रहा, लेकिन आई हैड ए वेरी फुल एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के साथ काफ़ी रहा। आप किताबें तो ऑब्वियसली एकेडमिक है, तो आप किताबें पढ़ते, कौन सी किताब सर आपको अच्छी लगती है? पहले तो मैं नॉवेल्स वगैरह काफ़ी पढ़ता था, नॉन फिक्शन। आजकल मैं सारा नॉन फिक्शन में आ गया हूँ। फिक्शन का तो समय ज़्यादा मिलता नहीं। जी। आजकल फिजिकल किताबें अभी भी अच्छा लगता है हाथ में हाँ सर, के पढ़ना। खुशबू है। हार्ड कवर किताबें, सॉफ्ट कवर की, हाँ लेकिन आजकल वो किंडल पे और वो हाँ आईपैड सर। पे पढ़ने की आदत लगी, अच्छा भी रहता है। हाँ कहीं किसी लाइक कैरी नहीं करनी पड़ती। कैरी करने में बहुत सारी किताबें ले सकते हो। तो कहीं 5-5, 6-6 किताबें पढ़ता हूँ। कुछ सेल्फ इम्प्रूवमेंट की किताबों के मुझे इंटरेस्ट है। अच्छा। नॉट दैट अरे वाह। आई वांटेड, बट इंटरेस्ट कि किस तरह लोगों ने लिखा है, कौन सी बात उसने पकड़ ली है, अच्छा। कौन सी कर रही है। आजकल यूट्यूब वीडियो पे काफ़ी कुछ आ रहा हाँ हाँ, बहुत अच्छा है। है। हिस्ट्री पढ़ता हूँ। जो मेरे को मेरी पढ़ाई में जो मेरे को होल बचे हैं, तो मैं आज समझता हूँ कि भाई अपनी एजुकेशन पूरी नहीं रही है। अच्छा। टेक्नोक्रेट, ना मैंने हिस्ट्री पढ़ी, ना पॉलिटिकल साइंस पढ़ा, ना कोई फिलोसफी पढ़ी, जी। ना कोई लॉ पढ़ा। तो ये लगता है कि ये तो पूरा एजुकेशन पूरा नहीं है। राइट। तो आजकल मैं वो क्या पूरा कर सकूँ उसको पूरा करने की कोशिश करता हूँ। कोई इधर उधर से हाँ पढ़ के, कोई किताब हिस्ट्री की कोई किताब पढ़ी, जी। या कोई पॉलिटिकल साइंस की थ्योरी की किताब पढ़ी, तो समय मिलता तो मैं करता रहता हूँ। राउंड अप करता हूँ। एग्रीकल्चर मैंने खुद एग्रीकल्चर नहीं किया। अच्छा। फैमिली एग्रीकल्चर होने के बावजूद जमीन है। तो अब मुख्यमंत्री होने के बाद मैं अब खुद पर्सनल ध्यान दे रहा हूँ आजकल। जी। अच्छा। तो मैं एग्रीकल्चर के बारे में सीख रहा हूँ। मैंने खुद किया नहीं, लोग करते थे, मैं खुद कर रहा हूँ। वाह। तो एक इंटरेस्ट आता है नई चीज़ें सीखने में। तो कभी आपको मतलब जैसे कि किताबें तो हम पढ़ते ही हैं, और तो कभी ऐसा है कि कोई किताब से आपने कोई कोट पढ़ा हो या फिर कोई चीज़ ऐसी पढ़ी हो जिसने आपका मतलब करियर शेप किया हो, या फिर ऐसे में नहीं कहूँगा, लेकिन बड़ी किताबों ने प्रभावित, बड़ी की कुछ अच्छी नॉवेल्स मैंने पढ़ी थी जी। उससे काफ़ी मैं प्रभावित हुआ था। आजकल तो मैं नॉन फिक्शन पढ़ता हूँ ज़्यादा। जी। जीवनियाँ होती है, बायोग्राफी होती है, इतिहास की, राइट। करंट हिस्ट्री की बात हिस्ट्री। होती है, कुछ पुरानी हिस्ट्री की बात है। तो प्रभावित तो कोई अच्छे लेखक है उसकी लैंग्वेज से फर्क पड़ता है, अपनी लैंग्वेज सुधर जाती है। जी। राइट। मैं पहले मराठी भी पढ़ता था, जो आजकल फिर टूट गया एकदम मराठी का। हाँ हाँ। लेकिन एक अच्छा रहा कि मैं मेरे पहले 7-8 साल में कराड़ में जो सीखा था, कराड़ में मेरी शिक्षा हुई थी पहली से लेकर 7वीं तक, उससे मेरी मराठी शुरुआत हो गई थी, मेरा अच्छा। फाउंडेशन रह गया था। जी। तो ये अगर नहीं रहता तो मेरे बड़ी दिक्कत आती। जी। तो मैं मराठी भी अच्छी तरह से बोल लेता हूँ। जी। बहुत ज़्यादा साहित्यिक या अनुकृत वगैरह नहीं है, लेकिन मैंने साहित्य वगैरह ज़्यादा मराठी का नहीं पढ़ सका मैं, लेकिन मैं मराठी हैंडल कर सकता हूँ। जो मुझे कई सालों के ब्रेक के बाद, मैंने समझता 1960 के बाद या 57 के बाद एकदम 91 मैंने मराठी फिर पिकअप कर ली। मैं सांसद बना, तब तो सारा काम मराठी में करना पड़ा। लेकिन मुझे दिक्कत नहीं आई, दो कारण से। एक तो मेरा प्राइमरी एजुकेशन जो है 7वीं मराठी में था, पेडवेन नहीं थे तो वो कलम में शाही में डुबो के हम लिखते थे। और मैंने जो हिंदी भाषा पे जो काम हमने किया, मराठी हिंदी राइट, कंप्यूटर, उससे थोड़ा सा टच हुआ, उससे मैं टच में काफ़ी रहा हूँ। अब मैं बड़े आराम से कंप्यूटर में हिंदी मराठी में लिख सकता हूँ। अच्छा, अंग्रेजी तो खैर ही आती है, जी। तो कोई दिक्कत नहीं आती। अब बोल के स्पीच टू टेक्स्ट में मराठी में मैं लिख सकता हूँ, अंग्रेजी तो लिखता ही है। अच्छा, कंफर्टेबल। शुरुआत में हमने कहा था कि हमने कहीं पढ़ा जब हम आपका इंटरव्यू लेने वाले थे कि आपको महाराष्ट्र में कुछ लोग कहते हैं आप इतने पढ़े लिखे हैं कि आप महाराष्ट्र के मनमोहन सिंह हैं। तो आपको ये बात पता थी कि ऐसा नहीं क्यों कहता था? कोई मिस्टर क्लीन कहता था, लेकिन बकवास है। उसको कोई राजू जी का भी कबाला कर दिया मिस्टर क्लीन कह के उन्होंने। लेकिन ये तो लोग मीडिया को जो कहना है कहता है।
लेकिन हाँ, मनमोहन सिंह जी के साथ में 6 साल रहा। हाँ सर। ऐसे उनके कार्यालय में रहा, बहुत सीखा मैंने, बहुत Right, अच्छा sir. मैं आदर करता हूँ। जी और ऐसे राजनीतिक चाहिए देश में, लेकिन नसीब से मिलते हैं राइट सर। कि सोनिया जी ने जी फैसला किया और उनको जिम्मेदारी दी, नहीं तो वो बेचारे रिटायर होकर अपने घर बैठ जाते थे। जी बहुत अच्छा रहा। तो उससे कुछ वैल्यू सिस्टम तैयार हुआ, Right. वो मैं लाने की कोशिश की, जो बहुत ज़्यादा नहीं चला क्योंकि यहाँ का कल्चर ही बहुत अलग था। जी। आज आप देख रहे हैं हाँ। किस हद तक किस तरह से बात जी है? जी तो कुछ गलतफहमियां हुई, जो सुधार करना चाहते थे जी कि राज्य की जनता के हित में हम कुछ निर्णय करना चाहते थे, तो कुछ पॉलिटिकल इंटरेस्ट उससे उनका। सही बात। ठीक सर, हम ये एक पॉडकास्ट का हमारा एक वो है कि कोई आपके जीवन का एक कोई कमाल का किस्सा जो पब्लिक उसमें नहीं है अभी, जैसे कि पॉलिटिकल किस्से होते हैं, आपके बचपन का कोई किस्सा या कोई कॉलेज का कोई किस्सा दोस्तों के साथ, आप शेयर करना चाहेंगे सर हमारे साथ? किस्से तो है, काफी किस्से मैं कहूँगा, कहानियां है, एनेक्डोट से कुछ तो कहना मुश्किल है, क्योंकि हाँ जी। उस वातावरण में जब प्रधानमंत्री कार्यालय में थे हाँ तो सर। सभी चीजें बताना तो मुश्किल है। राइट सर। लेकिन कई सारे विदेश दौरे में मैं गया, वहाँ कई चीजें देखी, राइट सर। तो कई सारे अनुभव आए। हाँ तो मैं एक किसी चीज को कोई बहुत ज्यादा भड़क चीज है मैं नहीं कहूँगा, लेकिन एक छोटा सा एनेक्डोट में बता सकता हूँ कि जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने जी। राइट सर। और मैं पहली बार सांसद बन के 91 में गया था, राइट सर। और राजीव जी की हत्या हुई थी। जी। कौन प्रधानमंत्री बनेगा पता नहीं था, राइट सर। यहाँ के कई सारे लोग दावेदार बन गए थे। और फिर अंतिम तय हुआ कि नहीं, दक्षिण का कोई व्यक्ति बने, तो नरसिम्हा राव जी के नाम आए, काफी सीनियर नेता थे। राइट। और मैं बिल्कुल पहले दिन सांसद गया था, बिल्कुल में गया था, पहला नया नया। खुद मेरी माताजी सांसद थी, मेरे पिताजी सांसद थे, तो मैं दूर से तो देखता था कैसे होता है, पार्लियामेंट में अच्छी तरह जानता था। राइट। और कोई शायद अंदर नहीं जाता, लेकिन मैं पूरा जानता था हाँ। पार्लियामेंट, क्योंकि जाते रहते। मदर के फादर के साथ जाता था। राइट। तो मैं बॉर्डर पे था हमेशा, लेकिन जब खुद सांसद बन के जाने का अलग ही एक अनुभव होता था। तो उस समय बात हुई, नरसिम्हा राव जी बनेंगे या कोई और बनेगा, कौन प्रधानमंत्री होगा, राजीव गांधी के बाद कांग्रेस पार्टी कैसे चलेगी, देश कैसे चलेगा, क्या ये प्रधानमंत्री जो रिटायर हो गए थे उनके हार्ट ऑपरेशन के बाद, उनको राजीव गांधी ने टिकट भी नहीं दिया कि आप क्यों इसमें फसाद में पड़ते हो लोकसभा चुनाव के। तो वो रिटायर होकर बिल्कुल घर चले गए, तो वो एकदम प्रधानमंत्री पहले बन गए। हाँ। स्वास्थ्य भी ठीक हो गया, और उन्होंने 5 साल तक एक अच्छा प्रभावी प्रधानमंत्री करके काम किया। तो वो जब मंत्रिमंडल का गठन कर रहे थे, ये बातें हमें बाद में पता चली जी। उन्होंने बताई, तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, नए काफी अच्छे नए लड़के लड़कियां पहली बार सांसद बन के नए नए आए, तो भाई उनको कुछ को हमें मंत्री परिषद में लेना चाहिए। नहीं। तो ठीक है, उनको भुवनेश चतुर्वेदी जी के राइट हैंड थे, उनको कभी देखो ढूंढो क्या करना चाहिए। तो मैं ऐसा कहते कि 4 एक लोगों को लेते नहीं जी। एकदम बिल्कुल ब्रांड, कभी पहली बार संसद में कदम रखा है। हाँ जी। तो कैसे करेंगे, तो ऐसे करो कि रीजनल बैलेंस करो और सोशल बैलेंस रखो। क्या रीजनल बैलेंस, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट से एक एक ले लो। राइट। और फिर कोई देखो, एक अपर कास्ट ले लो, एक ओबीसी ले लो, या आदिवासी एक करो, एक दलित होना चाहिए। ये बातें हुई, अभी हमें कुछ पता नहीं था, लेकिन पीछे हमारी बात चल रही थी। तो 4 नाम चुने गए, बाद में मुझे बहुत दिनों के बाद पता, उस समय नहीं पता था। 4 नाम में पहला नाम था शैलजा जी का, जो कि दलित परिवार से है, यंग थी, पढ़ी लिखी थी, नॉर्थ से थी, तो उनका चयन हुआ। दूसरा नाम हुआ साउथ से एक नामे गौड़ा करके एक सांसद थे कर्नाटक, जिन्होंने उनको हराया था, अपने बहुत बड़े नेता थे कर्नाटक के, नाम भूल रहा हूँ। तो बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट थे, उनको हराया था, जायंट किलर को नाम हो गया था, और लिंगायत समाज के थे। अच्छा। तो वो एक लिंगायत समाज का थे, तो उनको सिलेक्ट कर लिया गया। ईस्ट से एक आदिवासी पवन घाटवार करके हमारे अच्छे मित्र हैं, वो आसाम से हैं। अच्छा। आदिवासी है, वो एक फर्स्ट टाइम चुन के आए थे, तो उनको चुना गया। और बाद में मुझे पता चला कि वेस्ट से नया नाम था, वेस्ट इंडिया से, गुजरात महाराष्ट्र से,
और मेरे क्रेडेंशियल तो सबसे अच्छे थे। हाँ, उसके बाद जैसे पारिवारिक संबंध थे राइट कि माता जी पीसीसी के प्रेसिडेंट थी जी और मेरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन बिट्स पिलानी इंजीनियर यूएस यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले मास्टर्स वहाँ पे रहा हुआ टेक्नोक्रेट वगैरह और बिल्कुल ब्लू ब्लडेड कांग्रेस फैमिली, राइट बिल्कुल पिताजी से लेकर माता जी बिल्कुल प्रॉमिनेंट इंदिरा जी Right. के साथ से। तो मेरे क्रेडेंशियल मेरे काफी नेचुरल सबसे अच्छे थे। राइट सर तो जब बाद में ऐसी बात हुई कि शरद पवार जी ने अपना प्रधानमंत्री पद का दावा ठोका अच्छा 91 में, और वो इस तरह ठोका कि उनके घर एक सालवे जी के घर एक डिनर रखा सभी महाराष्ट्र के सांसदों को। हम गए, मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के वो, और डिनर हुआ। फिर उन्हें एक पिटिशन फैला भेजा शर्ट नरेश कलबाड़ी जी थे। उन्होंने कहा कि देखो कल प्रधानमंत्री का चुनाव जो है वो सांसदों को छोड़ा जाए, कॉन्शियस भी हो जाए, कोई ऊपर से कोई हमें दबाव न डाले। यानी कि आप जो कह रहे हैं नरसिम्हा राव जी का नाम दे रहे हो वो हमें मंजूर नहीं है, हम कुछ अपना आदमी महाराष्ट्र का कोई शरद पवार जी का नाम लेना चाहते हैं। नाम तो किसी का लिखा नहीं था, लेकिन इसका मतलब वही था कि हम चुनाव चाहते हैं जी प्रधानमंत्री पद का। अब मैंने जब देखा, मैं दिल्ली तो इतनी जानता, तो कहते को ऐसे दिल्ली में बातें नहीं चलती, आप ये बम्बई पुणे की बातें यहाँ मत करो, लेकिन वो लेटर चला। अब अखबार में खबर छपी। अब वो भोजन जो था वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने नए सांसदों को दिया, तो सारे सांसद आए थे कांग्रेस पार्टी के, तो हमें तो कोई पार्टी के अंदरूनी की बात ही तब गए थे। अब टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर छपी कि एनकेपी साल्वेज के घर में शरद पवार जी ने रात्रि भोज रखा था, इसमें ये महाराष्ट्र के सांसद थे और ये उनका गुट, जी महाराष्ट्र के लोग शरद पवार को मदद करेंगे। तो मुझे फिर किसी एक बहुत जिम्मेदार व्यक्ति ने कुछ साल बाद बताया कि मेरे ये 4 नाम थे, उसमें से तेरा नाम तो ककट, ये पवार जी के सांसद में कटेगा। मुझे कुछ पता नहीं था, ना कुछ सर पता नहीं। और लेकिन ये बात कि तीनों मंत्री बने, शैलजा जी मंत्री बनी, पवन घाटोवर मंत्री बना, नामेगौड़ा मंत्री बना, लेकिन वैसे कोई नहीं। हाँ सर अचानक बात है ना, तो मेरा कोई लेना देना था उसमें, राइट सर बस मैं था खाने पे। वो मुख्यमंत्री का कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री का भोजन है दिल्ली में, तो हम क्यों नहीं जाएंगे, बिल्कुल पहली बार सांसद बन के गए। तो उस लेटर के कारण आपका नाम कर अब जब चर्चा हुई, फिर किसी को पता चला कि भाई कुछ ऐसे हो रहा है, तो वो बेचारा जाके गया कि तारे भाई ऐसा मत करो, वो तो अब तक लॉयल कांग्रेसमैन हुए, लेकिन नहीं हुआ। तो बाद में नरसिम्हा राव जी के अच्छे संबंध हुए 2-3 साल में, तो उन्हें से इतना कहा, कह रहे वांटेड टू टेक यू इन द कैबिनेट, इतना कहा। ये बाकी तो नहीं देखा किस हालत में थे, वो मुझे किसी और ने कहा राइट जिस तरह से वो। आपने कभी बाद में शरद पवार जी से जब मिले होंगे और आपकी यहाँ सरकार थी, तो ये बात उनको याद दिलाई? उनका कोई मतलब नहीं था उससे, उनका कोई, हाँ ये मीटिंग हुई थी, खाना हुआ था, कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसके परिणाम ये होंगे उनका तो कोई संबंध नहीं था उसमें। जी वो तो प्रधानमंत्री का मनमोहन सिंह का। लेकिन मनमोहन सिंह जी के समय मैंने बहुत कुछ सीखा। राइट मैं इंजीनियर हूँ, जी तो इकोनॉमिक्स की पढ़ाई हमारी हुई नहीं थी, लेकिन उस समय सारी बात ही इकोनॉमिक की थी, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। राइट जी वो 91 का दौर तो पूरा वो अच्छा, उस समय मैं मंत्री नहीं बना जी तो बाहर थे हम, तो मंत्री सारे बन गए, चिदम्बरम जी, प्रणब मुखर्जी, कमलनाथ, सब लोग मंत्री बन गए। अब अगर कोई मंत्री कोई बिल लाते या कोई विषय लाते, तो कांग्रेस की पार्टी तरफ से कौन बोलेगा? बिल्कुल सारे बड़े लोग तो मंत्री बन गए, हाँ जी सांसद में से कौन बोलेगा? अब 3-4 लोग थे, मैं, पवन बंसल, चाको और एक चार्ल्स करके केरला के मंत्री थे, 4-5 लोग थे। तो सब बुलाते भाई इस बिल पे तुमको बोलना है, इस बिल पे तुमको बोलना है, तो इंडस्ट्रियल न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी बोलना है, आपको इस WTO पे बोलना है, तो ये बोलना है। हम सोच भाई WTO क्या बोला होती है, पता ही नहीं, बताओ। तो फिर बड़े बड़े सेक्रेटरी आते थे, मोन्टेक सिंह अहलूवालिया, राइट प्रणब बाबू, चिदम्बरम जी, सारे लोग, वो बताते कि ये क्या लॉजिक है, क्यों कर रहे हैं, और एक पूरा ब्रीफिंग, पूरा कागज का पुट्ठा देती है, ये देखो ये है बिल, ऐसे होना चाहिए। हम भी पढ़ते थे काफी, और उसके भरोसे पे हम इकोनॉमिक्स पे स्पीच देती थी, और धीरे धीरे मेरी बात ऐसी बनी कि इकोनॉमिक्स बस इसी पे। एक तो बेसिक पढ़ाई की जी और एकेडमिक बैकग्राउंड अच्छा था, तो कोई नई चीज सीखने में कोई दिक्कत नहीं थी। राइट सर तो मैं हमेशा इकोनॉमी के विषय में बोलता हूँ, देता हूँ, क्योंकि इंजीनियरिंग का तो ज्यादा वास्ता यहाँ पे महाराष्ट्र में तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल दिल्ली में रहता है फिर भी। राइट अगर आप इंजीनियर हो तो कई सारे महकमे ऐसे हैं, एटॉमिक एनर्जी, स्पेस, इलेक्ट्रॉनिक्स, जी रेलवेज, डिफेंस, सारे इंजीनियर से
ताल्लुका रखने वाले बिल्कुल महकमे बड़ा फायदा रहता था। जी। संसद में 20 साल बहुत अच्छा अनुभव रहा, यहाँ का भी अच्छा जी 10 साल हो गए, जी। तो अलग अलग अनुभव है। तो अच्छा सर, अंत में एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो हम करते हैं, एक रैपिड फायर आपके साथ करेंगे, आपको क्विकली एक आंसर देना है, बहुत ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं है। तो अच्छा मैं शुरू करता हूँ। आपका फेवरेट प्लेस मुंबई में क्या है? प्लीज फेवरेट प्लेस इन मुंबई, कोई भी टूरिस्ट स्पॉट या फिर रेस्टोरेंट कुछ? नहीं, रेस्टोरेंट वगैरह तो है, बट टूरिस्ट स्पॉट आई वुड से गेटवे ऑफ इंडिया परिसर जो है वो एक आइकॉनिक परिसर है जी। तो अच्छा लगता है वो भी आ जाना। हु इज योर बेस्ट फ्रेंड इन पॉलिटिक्स? There are many, I would say one best friend, there are many best friends in politics. Because without friends you can't. फिर भी कोई एक नाम जो आप ले सकते? ये देखिए आजकल गुड़ा के साथ हमारे साथ भूपेंद्र सिंह गुड़ा बड़े जी अच्छे मित्र हैं, तो मिलते रहते हैं आजकल, क्योंकि दोनों भी एक ही स्थिति में मोरलेस है, फॉर्मर सीएम करके। फेवरेट कुजीन आपका? मैं नॉन वेजिटेरियन काफ़ी खाता था, आजकल थोड़ा मुश्किल हो गया, लेकिन मैं वेस्टर्न कुजीन ज़्यादा पसंद करता हूँ। महाराष्ट्रियन कुजीन भी अच्छा है, अच्छा लगता है। हमारे अलग अलग टाइप के हैं, हर एक गाँव का अलग होता है, कोल्हापुर का अलग है, ग्वालियर का अलग है, बड़ौदा का अलग है। जी जो हमारे प्रिंसली स्टेट से महाराष्ट्र के, उसके अलग अपना कुजीन था, कुजीन है। तो वो अच्छा रहता था। लेकिन आजकल थोड़ा वेस्टर्न लाइट जो कम मसाले वाला होगा उसका। फेवरेट मूवी? नॉर्मली नाउ आई सी ओनली वेस्टर्न मूवीज, हॉलीवुड वगैरह की, लेकिन कुछ चुनी हुई हिंदी फिल्म में आफ्टर लॉट ऑफ रिकमेंडेशंस आई सी सम मराठी और सम हिंदी, कि जो उसके बारे में पढ़ पुढ़ के कि ठीक ठाक देखता हूँ। कुछ मुझे श्याम बेनेगल की फिल्म बड़ी अच्छी लगती है, जो सोशल कमेंट कर दी थी हमेशा। फेवरेट सॉन्ग कभी स्ट्रेस में या फिर कभी भी आप गुनगुनाते हैं या वो बजाते बचपन के सॉन्ग थे, वो बाथरूम सिंगिंग के उस समय का माहौल था, उस समय के सॉन्ग थे। आजकल तो नए के तो जान पहचान नहीं, आजकल हिंदी फिल्म वगैरह देखने का मौका नहीं मिलता, ना भी कोशिश करता हूँ। एक आध स्पेशल कोई फिल्म हो तो मैं इंग्लिश जिसको मुझे खास इंटरेस्ट है वो कभी जाके देखता हूँ, या कोई स्पेशल कोई मराठी फिल्म हो तो वो देखता हूँ। जी। अगर आपका इतना विविड एक्सपीरियंस है पॉलिटिक्स में, आप एक एजुकेशन में आपका बहुत आपने बहुत एजुकेशन ली है, तो आप क्या यंगस्टर्स को आज क्या संदेश देना चाहेंगे अपना, कि अगर वो पॉलिटिक्स में आना चाहें या अपनी अच्छी लाइफ बनाना चाहें, तो व्हाट इज योर मैसेज? आपने जो कहा कि एक तो क्या संदेश देना चाहेंगे और पॉलिटिक्स में आने के लिए क्या करना चाहिए, दो सवाल थे। राइट। तो एक जनरल संदेश में जो देना चाहूँगा कि भाई आपको जीवन भर विद्यार्थी रहना है। यू हैव टू रिमेन ए स्टूडेंट ऑल योर लाइफ। डोंट थिंक कि मैंने डिग्री कर ली, मैंने नौकरी लग गई, आराम से तनख्वाह पा रहा हूँ मैं, तो बस मेरा खत्म हो गया, किताबें रख कर बांध। नहीं, टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बढ़ रही है, चीज़ें बढ़ रही है कि आप एकदम आउटडेटेड हो जाओगे अगर नहीं करोगे। तो आपको रोज कुछ ना कुछ नया सीखना है। कोई चीज़ सोचिए क्या सीखना है, कोई एक आधी हॉबी सीखनी है जो आपके डे टू डे काम के साथ जुड़ी नहीं है, लेकिन अलग से कोई करना है, कुछ भी नई चीज़ें सीखिए। बी अ स्टूडेंट थ्रू आउट योर लाइफ। तो दूसरा, मतलब इससे ज़्यादा मैं कोई बड़ी बात नहीं बता सकता। मतलब अगर कोई अमल में लाए तो उसका बहुत फायदा होगा किसी को। अच्छा। और ये सिर्फ स्टूडेंट लाइफ तक नहीं, तो जीवन भर आपको रहना है। दूसरा, ये जो पॉलिटिक्स की बात है, तो मैं पहले ये पूछना चाहूँगा कि पॉलिटिक्स का मतलब क्या है। पॉलिटिक्स मतलब यू वांट टू गेट इलेक्टेड टू पार्लियामेंट, यू वांट टू गेट इलेक्टेड टू असेंबली, और यू वांट टू एंटर इन द पब्लिक पॉलिसी स्पेस। जी, ये दो अलग अलग चीज़ें मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि चुनाव जीतने के लिए और चुनाव का टिकट पाने के लिए और पार्टी ढूंढने के लिए वो बहुत कश्मकश है, उसके अलग ही पैरामीटर्स हैं। वो कोई बाहर से बताना उसका मुश्किल है उसको, लेकिन आप जरूर पब्लिक पॉलिसी स्पेस में हिस्सा ले सकते हैं, जो कि जरूरी नहीं कि आप सांसद या विधायक बने तभी आप पॉलिटिक्स करें। पॉलिटिक्स डजंट ओनली मीन गेटिंग इलेक्टेड, पॉलिटिक्स ऑल्सो मीन इन्फ्लुएंस द पॉलिसी। अगर हम वो लोग क्या करते हैं, नई पॉलिसी बनाते हैं, अगर आप बाहर से अगर कोई इन्फ्लुएंस करके नई पॉलिसी अगर बनाए तो वो भी पब्लिक पॉलिसी का काम है। मेरा ये राय रहेगी कि आज जो एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिशियंस हैं, जो विधायक सांसद वगैरह है, उनको रिसर्च की बहुत जरूरत है। बिल्कुल जी। दे डोंट हैव इनफ स्टाफ। अगर आपको पब्लिक पॉलिसी में इंटरेस्ट हो तो किसी के साथ जुड़ जाइए, या अपना एक अलग से 10-15 विद्यार्थियों का ग्रुप बनाइए, एक विषय को लेकर आप कहिए कि भाई हम इकोनॉमिक्स में काम करेंगे, हम पॉलिटिकल साइंस में काम करेंगे, अर्बन डेवलपमेंट में काम करेंगे, हम
ट्रांसपोर्ट इश्यूज में काम करेंगे, हम क्लाइमेट चेंज में काम करेंगे। कोई एक आध विषय लेके 10-12 लाइक माइंडेड ब्रिलियंट पीपल एकेडमिकली ओरिएंटेड का ग्रुप बनाइए। आप अपनी विचार करिए, हर हफ्ते 2 घंटे के लिए बैठिए, मिलिए, लोगों को बुलाइए, लेक्चर्स रखाइए और बिकम एक्सपर्ट इन दैट एरिया, एंड दैट एक्सपर्टीज ऑफ योर्स विल बी वेरी बैडली रिक्वायर्ड बाय पॉलिटिकल पार्टी। और उस तरह से आप पॉलिटिकल पार्टीज का जुड़ना शुरू करें। कई एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने अपना पॉलिटिकल करियर इस तरह से शुरू किया और आगे वो रेगुलर पॉलिटिशियन बन गए। कई एग्जाम्पल, तो एक वो रास्ता है। लेकिन अब वो टिकट कैसे पाओगे, क्या करोगे, और एकदम जीतोगे कि नहीं जीतोगे, आसान नहीं है। नंदन नीलेकनी ने जीते, कांग्रेस का टिकट लिया था, बेंगलुरु से नहीं जीते, मनमोहन सिंह जी नहीं जीते। बिल्कुल। तो ये टिकट मिले तो आप जीतोगे, कोई वो नहीं है, भरोसा नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि आप पॉलिटिक्स को पहले डिफाइन कीजिए कि मुझे सिर्फ सांसद या विधायक बनना है तो एक अलग पॉलिटिक्स है, लेकिन मुझे पब्लिक पॉलिसी स्पेयर में काम करना है, मुझे जो नीतियाँ है वो उस पर काम करना है। मैं RTI का कानून है, मैं किसी सांसद विधायक से जुड़ जाऊँगा, उनको मदद करूँगा, सबको मदद चाहिए। लेकिन मदद करने से पहले मैं किसी जगह पे पहुँचूँ कि मेरी कोई स्टैंडिंग है कि मैं किसी विषय के बारे में जानता हूँ। तो अब कोई लॉयर है, हमें लॉ की बड़ी जरूरत पड़ती है, तो लॉयर आके कुछ हमें मदद करें, इन्फॉर्मेटिव, इट्स वेरी गुड। इंटर्नशिप करिए आप अगर आपको टाइम है तो किसी सांसद के साथ, और उस तरह से आप पॉलिटिकल प्रोसेस से जुड़ जाइए। ये बहुत साथ हो सकता है कि आगे कुछ चांस मिले, लेकिन इफ यू सेटअप अ गोल कि मुझे MP ये बनना है, दैट्स अ डिफरेंट ट्रैक, वो अलग ट्रैक है। वंडरफुल सजेशन सर, मतलब इतना एक्सपीरियंस है आपको, आपने जो सजेशन दिया है सर, मेरे हिसाब से अगर कोई इसको अमल में ला दे तो ज़रूर वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल में स्पेस में अपने आप को एक फिट पाएगा। एक और है कि आप यू मस्ट सेटल डाउन इन लाइफ फर्स्ट। सर, तो इसलिए कई बार मेरा यूथ कांग्रेस का जो मॉडल कांग्रेस है उससे मैं थोड़ा सा डिफर करता हूँ। राइट सर, कि वो एज है जहाँ पे आपको सेटल होना है, आपको कोई नौकरी ढूंढनी है, शायद शादी वगैरह करनी है, कोई घर बसाना है। उससे मैं अगर फुल टाइमर आप बन जाओगे तो ये कब करोगे जी? खाना क्या खाओगे, रोटी क्या खाओगे? इसका मतलब फिर आप यूथ कांग्रेस की एक्टिविटी से रोटी कमाओगे, तो दैट इज राइट। तो इसलिए प्रोफेशनल कांग्रेस का जो मॉडल है वो दैट इज बेटर कॉस्ट डॉक्टर सरोवर जो स्टैंड करना चाहिए कि आप अपना करिए का और स्पेयर टाइम में आप पॉलिटिकल एक्टिविटी करिए। वही मेरे स्टूडेंट्स को मेरी राय है, आप अपना पढ़ाई लिखाई करिए, अच्छा काम करिए, लेकिन बचे हुए समय में आप ये ग्रुप बनाइए, कोई विषय पे स्टडी लीजिए, राइट सर, एक विषय का करिए, तब उससे आप आगे बढ़ोगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। बहुत ही एनरिचिंग कॉन्वर्सेशन आज हुई है, और थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग पार्ट ऑफ डिस्कवरिंग डेमोक्रेसी। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, प्लेजर टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू।